नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, आप सभी को पता है 13 अक्टूबर से एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जामिनेशन है। बहुत कम समय, मतलब एक महीने से भी कम समय का आपके पास समय बचा हुआ है। और इस दौरान आपको इंडियन जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर कवर करनी है। तो इसी दौरान मैं कुछ कंटेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बाकी अगर आपको कंटेंट लेना हो, क्योंकि देखिए अब आपके पास इतना समय नहीं बचा हुआ है कि पूरी डिटेल जाकर के चीज़ों को गो थ्रू कंप्लीट करिए। आपके पास खुद का कंटेंट होगा, किसी टीचर का कंटेंट होगा, या आपने कभी पहले कंटेंट बनाया होगा, तो कोशिश करिए उन सारी चीज़ों को रिवाइज करने की। भाई अगर आपके पास समय देखा जाए तो मात्र और मात्र 10 अक्टूबर में आपके पास 10 दिन का समय है, और इधर आपके पास 10 दिन, मतलब फुल टू फुल 20 दिन का आपके पास समय बचा हुआ। और इस 20 दिन में अगर कोई जीके कह दे तैयारी करवा दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। कंटेंट आपका होना चाहिए, आपके पास होने चाहिए। सीबीटी 1 में आपने तैयारी की होगी तो। बाकी देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको सीबीटी 1 में भी कंटेंट दिया है, और जो सीबीटी 1 में पढ़ चुके हैं हमारे साथ, आपको कुछ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आपका जो लेवल सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों मेंटेन करके मैं लेके चलूंगा। तो ये कंटेंट आपके पास है, इसको पढ़िए। कोई नीड नहीं है आपको वीडियो देख करके समय ज्यादा व्यतीत करने का, बस रिवाइज करते चलिएगा। बाकी इस वीडियो के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, अभी डिटेल एनालिसिस करते हुए, चीज़ों को समझाते हुए, कंटेंट दिखलाते हुए। और आपकी अगर डिमांड रही तो इस तरह से और भी चीज़ें आपको क्लास देखने को यूट्यूब पे मिल जाएगी। भाई देखिए, सिंपल शब्दों में, मैं इधर उधर या फिर केवल सब्सक्राइबर गेन करना या कोर्स बेच देने वाली बातें नहीं है। आपको अभी इतना समय नहीं है कि किसी का भी वीडियो, किसी का भी, मैंने कहा, मैंने अपना नहीं कहा, किसी का भी वीडियो देखने के लिए आपके पास समय नहीं है। खुद का कंटेंट हो, अगर आपने बनाया सीबीटी 1 में, या किसी टीचर का कंटेंट देख लेना है। कंटेंट में दम होना चाहिए, और ये आपको दिख भी जाएगा आज मेरे क्लास में आपको कितना कंटेंट की क्वालिटी है, क्या नहीं है। और जो कंटेंट लेना चाहते हैं केवल नोट्स, मैं बात कर रहा हूँ केवल नोट्स की, तो भाई नोट्स ही लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी आपको एडमिशन ले लेनी है एनटीपीसी बैच में। बस इस नंबर पे मैसेज करना है, कंटेंट पेड होगा। अब जो भी नोट्स चाहिए, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी या सारा चाहिए तो सारा मिल जाएगा। ठीक है भाई, बिना देर बिना विलंब किए हुए चीज़ों को, सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने पॉलिटी से चीज़ों का ये टॉपिक लिया क्योंकि सीबीटी 1 में भर भर के क्वेश्चन आए हैं, और ये इतिहास रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, और बनते रहे भी है। संविधान का जो विकास हुआ है, यहाँ से जो एक्ट आपको पढ़ने हैं, इस एक्ट से आपको क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक शब्द मिलेगा राजतंत्र के बारे में, तो उसके बाद आपको पढ़ना होगा। ये इसीलिए आपको समझाना जरूरी है क्योंकि मैं आपको बोलूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था भाई? इंग्लैंड ने किया था। अब इंग्लैंड में क्या है, राजतंत्र है या संवैधानिक राजतंत्र है? वहां मैं बोलूंगा संवैधानिक राजतंत्र है। राजा का आदेश आया, महारानी एलिजाबेथ ने हस्ताक्षर किया 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट की। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वहां राजा ने कह दिया है, राजा ने आदेश दिया, इसका मतलब वहां है संवैधानिक राजतंत्र। तो आपको पता होना चाहिए भाई, राजा ने आदेश दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ राजतंत्र है, यहाँ संवैधानिक राजतंत्र है। इट मीन्स यहाँ पे लोकतंत्र है। ये राजा आदेश जो दे रहा होता है, जो सदन में, यानी कि संसद के दोनों सदनों से जब वो बिल पारित हो जाती है, तब जाकर के राजा उस पर क्या करता है, सिग्नेचर करता है, और वो फाइनल आपकी जो विधायक जो बिल होती है वो कानून बन जाती है। तो इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूं। और इसी दौरान आपको, जब कोई भी कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, तो उस कंपनी में आपको एक बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर होती है, उसका डायरेक्टर होगा, उसका अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे एक बार आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजतंत्र की। देखिए, राजतंत्र का मतलब क्या है, यहाँ पे शब्दों में ही सारी चीजें छुपी हुई। राजतंत्र, और इससे पहले थोड़ी सी और समझिए चीजों को। देखिए, जब भी कोई देश में, मान लीजिए भारत देश है, ठीक है, भारत देश जब आजाद हुआ तो भारत देश में शासन करना है। अरे भाई, शासन करने के लिए क्या चाहिए? कोई शासक चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है, कोई एक राजा चाहिए, जो आज आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे या फिर सबसे प्रमुख संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए हैं राष्ट्रपति। तो वो जो शासक हैं, यानी कि कोई भी देश में अगर शासन करना है तो क्या चाहिए? एक शासक होना चाहिए भाई। एक, मतलब अगर आपको पढ़ाना है तो आपको पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? एक शिक्षक चाहिए।
अब शिक्षक कब पढ़ाएगा? जब शिक्षक के पास एक सिलेबस होगा। तो इस देश में अगर शासन करना है इस शासक को, तो क्या चाहिए? इस शासक को कानून बनाना होगा। यानी कानून कहने का मतलब क्या? संविधान। और ये संविधान का निर्माण ही जो हुआ है, कैसे हुआ, वही ये चैप्टर का नाम है। मतलब समझ में आ गया चैप्टर क्या पढ़ने जा रहे हैं? कि भारत देश में जो शासन चलेगा, ठीक है, जो शासन करने वाले जो शासक हैं, है ना, जैसे कि भाई यहाँ पे सरकार है और यहाँ पे क्या है? जनता है। अब जनता क्या चाहती है? हमें 100% स्वतंत्रता मिल जाए। और सरकार क्या चाहती है? हमें 100% पावर मिल जाए। अगर सरकार को 100% पावर मिल जाए तो भाई यहाँ पे तो निरंकुश सरकार हो जाएगी, तानाशाही सरकार हो जाएगी, आपकी सारी फंडामेंटल राइट्स, आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। और अगर आपको यानी जनता को या आम नागरिक को 100% अगर स्वतंत्रता मिल जाए तो फिर यहाँ पे अराजकता जैसे सिचुएशन जनता फैला देगी। इसीलिए बीच में कौन आता है? आपका संविधान, यानी कि कह लिया जाए कानून। अभी संविधान ने बहुत लिमिटेशन बना करके सरकार को भी कुछ पावर दे दिया है और बहुत लिमिटेशन बना करके जनता को भी कुछ अधिकार, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो यही चीजें हैं, यानी कि ये जो संविधान, ये जो कानून है किसी भी देश में शासन करने के लिए, तो इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में आज आप पढ़ने वाले हैं। तो समझिएगा, जैसे कि अब हमने एक शब्द लिया राजतंत्र, ठीक है। तो जिस भी देश का जो शासन चलाने वाला जो शासक है, यानी कि किसी भी देश का जो शासक, आप उसको कह लीजिए राजा, या फिर कई देश में रानी भी कहा जाता है, महाराजा कहा जाता है, या बहुत सटीक वर्ड कहा जाए तो राष्ट्र अध्यक्ष, या फिर आप राष्ट्रपति भी कह देते हैं ना। तो किसी भी देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, ठीक है, मान के चलिए कि उस व्यक्ति का नाम है XYZ, ठीक है। किसी भी देश का, मान लीजिए कि इंग्लैंड, ठीक, इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्र अध्यक्ष कौन है? XYZ, ये व्यक्ति का नाम है राष्ट्र अध्यक्ष का। अब इसके मृत्यु के बाद, ठीक है, अगला जो राष्ट्र अध्यक्ष बनेगा कौन बनेगा? या तो इसका बेटा है तो वो बनेगा, या अगर इसका पुत्री है, बेटी है तो वो बनेगा, या फिर इसका कोई कजिन है या जो भी हो वही बनेगा। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि वंशानुगत सिस्टम है। यानी कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है, यानी कि जो उस देश का, यानी इंग्लैंड देश का जो शासक या फिर राष्ट्र अध्यक्ष, यानी उस राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, वो क्या है? वंशानुगत है। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम जो कहलाता है क्या है? राजतंत्र। लेकिन इंग्लैंड में राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र में भी कैसा राजतंत्र है भाई? संवैधानिक राजतंत्र। अब ये क्या है? अब इसको समझिए। देखिए, जैसे किम जोंग के बारे में सुना होगा, नॉर्थ कोरिया का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, वहां पे बोला जाता है राजतंत्र है। मतलब किम जोंग ने जो आदेश दे दिया भाई, ठीक है, दिन को रात, रात को दिन कह दिया तो वो कह दिया तो वो हो गया, ठीक है। वो मानना होगा, अगर नहीं माने तो भाई आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। या फिर कोई भी वो चाहे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा कानून बनाना चाहे कानून बना सकती है। लेकिन ये इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। यहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष जो आप देख रहे हैं XYZ, यहाँ पर जो इस XYZ के पास जो पावर दिया गया है, ये कैसा राजतंत्र, अब इसको समझिएगा। यहाँ पे जो भी राजा आदेश देगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी राजा आदेश अगर देता है तो उस आदेश को पहले कहाँ भेजा जाता है? संसद में, यानी संसद के दोनों सदन में। अब उस दोनों सदन में क्या होगा? उस आदेश का, यानी कि जो भी वहां का राष्ट्र अध्यक्ष, इंग्लैंड के राष्ट्र अध्यक्ष ने बात कही है कि मान लीजिए कि हमें अपने इंग्लैंड में या फिर हम भारत में रूल कर रहे हैं तो इतना प्रतिशत टैक्स लगाने जनता के ऊपर, तो इस बिल को पहले संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, दोनों सदनों में डिस्कशन होगा। अगर डिस्कशन होने के बाद दोनों सदन उसको पारित कर देती है, ठीक है, दोनों सदन से, तब जाकर के राष्ट्र अध्यक्ष इस पे क्या करेगी? सिग्नेचर करेगी, और तब जाकर के वो कानून बनेगा। तो ये जो सिस्टम हुआ क्या हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। मतलब जस्ट लाइक आपने भारत में अगर आपने देखा है राष्ट्रपति को, ठीक है, अब भारत में देखिए राष्ट्रपति की जो बात कर रहे हैं, तो अब देखिए भारत में क्या है? भारत एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र राज्य किसको कहते हैं? जहां का राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है पद, वो वंशानुगत नहीं है। मतलब राष्ट्र अध्यक्ष भारत का कौन है भाई? संवैधानिक प्रमुख पद में कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के बाद कौन? उसी के वंशानुगत में ही जो भी है वही बनता है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता नहीं। यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया है, और आपको मैंने बताया है कि किस प्रकार से चुनाव होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी एकल संक्रमणीय मत के द्वारा यहाँ पे क्या होती है? चुनाव प्रक्रिया होती है। मतलब ये जो पद है, यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष, यानी भारत में जो राष्ट्र अध्यक्ष का जो पद है वह वंशानुगत नहीं है। तो जिस भी देश का, ठीक है, जो राष्ट्र अध्यक्ष
या वहां की जो शासन व्यवस्था है या शासक करने वाले जो शासक हैं या राष्ट्र अध्यक्ष है, अगर वो पद अगर वंशानुगत नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, गणतंत्र राज्य, यानी भारत का एक गणतंत्र राज्य। ठीक है। इंग्लैंड कैसा राज्य है भाई, राजतंत्र में भी कैसा है, तो संवैधानिक राजतंत्र है। तो इसका मतलब राजतंत्र में संवैधानिक मतलब ये कि वहां का जो राजा बोल दिया तो वो कानून नहीं बनेगा, उस आदेश को पहले क्या किया जाएगा, राजा के आदेश को संसद में रखा जाएगा। संसद के दोनों सदनों में पहले वहां पे डिस्कशन होगी, अगर वहां से पारित हो जाएगी दोनों सदन से, तब जाकर के राजा उसमें साइन करता है, तब जाकर के वो फाइनल बिल बनता है। लेकिन जहां जिस देश में राजतंत्र होगा मेरे भाई, ठीक है ना, जिस भी देश में राजतंत्र है मतलब वहां का राजा जो बोल दिया सो बोल दिया वही कानून, और उसके बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इंग्लैंड में यही प्रथा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन राजा का कोई आदेश बोल देने से वो कानून नहीं बनेगा, वो पहले कहाँ आएगा, संसद में आएगा, और संसद के दोनों सदनों में उस पर क्या होगा, विचार विमर्श होगी, वोटिंग होगी, और उसके बाद अगर प्रस्ताव पारित होती तब जाकर वो आदेश क्या बनेगा, कानून बनेगा। और भारत क्या है, एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र राज्य मतलब जो राष्ट्र अध्यक्ष है, भारत का जो राष्ट्र यानी कि जो शासन भारत देश में करने वाले जो शासक हैं, ठीक है, वो क्या है, वंशानुगत पद नहीं है। मतलब राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती तो उनका पुत्र या उनकी पुत्री ही राष्ट्रपति नहीं बनेगी। यहाँ पे क्या होता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे क्या होती है, चुनाव होती है। वो प्रक्रिया हम लोगों ने समझ रखा है पॉलिटी में। तो भाई 3 चीज आपको समझ में आया, पहले ये बताइए 3 चीज क्या क्या आपको समझना था। एक आपको समझना था राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब ये है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है, वंशानुगत होता है। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे भी राष्ट्र अध्यक्ष क्या होगा, वंशानुगत होगा, संवैधानिक राजतंत्र में भी। लेकिन इसका कोई भी आदेश होगा तो वो कहां पे जाएगा, पहले संसद में जाएगा, और संसद के दोनों सदनों में पहले उस पर क्या होगा, विचार विमर्श होगा, वोटिंग होगा, देन उसका से अगर पारित होता है तब जाकर के वो आदेश एक्ट का रूप लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो राष्ट्र अध्यक्ष ने कह दिया भाई, यानी यहाँ तानाशाही आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर इंग्लैंड में क्या है भाई, संवैधानिक राजतंत्र, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, राजतंत्र शब्द देखते ही ऐसा नहीं सोच लेना कि वहां पे लोकतंत्र नहीं है, बिल्कुल लोकतंत्र है। यहाँ आदेश केवल, यहाँ पे पद क्या है, वंशानुगत है, लेकिन इनके आदेश या फिर वो जो चाले वो कानून नहीं बनता है भाई, वो पहले संसद में आएगा, बिल दोनों में डिस्कशन होगा, जैसे भारत में भी आप देखते हैं। और गणतंत्र मतलब क्या है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष का जो पद होगा, ठीक है, राष्ट्र अध्यक्ष का जो पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक, और इस ऐसे जहां भी देश में शासन व्यवस्था होगी उसको आप क्या कहेंगे, गणतंत्र राज्य। यहां तक ये तीनों टर्म आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। तो संवैधानिक राजतंत्र इंग्लैंड में कैसा है, अगर शासन व्यवस्था पूछा जाए तो कैसा है, तो आप क्या कहेंगे, संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है ना, इसका मतलब आपको यह समझ लेना है कि अगर इंग्लैंड के महाराजा ने या महारानी एलिजाबेथ ने कोई आदेश दिया तो उस आदेश को पहले क्या किया जाएगा, सदन में डिस्कशन किया जाएगा। अगर वहां पे सदन में बैठे जो मंत्री है, एमपी है, उन्होंने अगर उस पर सिग्नेचर किया, बिल बहुमत से पास हो गया, तब जाकर के वो राजा का आदेश कानून बन जाएगा। लेकिन जिस देश में राजतंत्र है वहां का राजा ने जो कह दिया सो कह दिया, वही कानून बन गया। ठीक है, और गणतंत्र का मतलब ये है कि जो देश में गणतंत्र राज्य है या जिस दो भी देश गणतंत्र राज्य है वहां का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो पद कैसा होगा, वहां का पद जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वहां पे चुनाव प्रक्रिया के द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगी या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब भी मैंने समझा रखा। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, जनता की भागीदारी होगी, और अप्रत्यक्ष में भाई जैसे कि ये आपकी जनता हो गई, ठीक है, जनता ने अपनी प्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, और ये हो गया राष्ट्र अध्यक्ष या राष्ट्रपति, तो ये प्रतिनिधि भाग लेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट इनको चुन करके आपने भेजा था ना, तो इनकी चुनाव में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जनप्रतिनिधि के। लेकिन जो राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति का चुनाव हो गया उसके लिए क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। खैर यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। अब 2 टर्म और आपको समझना है क्योंकि जरूरी है, अगर ये नहीं समझेंगे तो काम बनेगा नहीं। बोर्ड ऑफ प्रॉपराइटर या कोर्ट ऑफ प्रॉपराइटर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और निदेशक मंडल। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ, मतलब कोई भी कंपनी होती है ना, तो उन कंपनियों का ये बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मुझे बताना है तो मैं बार बार बोलूंगा बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या किताबों में भी आपने पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आता है, इतने सदस्य आए, इतने सदस्य हट गए, कार्यकारिणी परिषद, ये सारी चीजें मुझे आपको समझा देनी है भाई। एक एक चीज मैं समझा करके निकलूंगा और एकदम मजेदार कंटेंट होगा भाई।
एक सिंगल क्वेश्चन, मतलब जो कर देखिए वो आपका रिस्पॉन्स CBT 1 में पता भी चला है। तो चलिए पहले ये दोनों टर्म को क्लियर करते हैं। तो चलिए अब इस टर्म को समझते हैं। जैसे कि मैं एक कंपनी हूँ, एक कंपनी का नाम ले, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स वाला, ठीक है ना, ये कंपनी है भाई। अब इस कंपनी को क्या चाहिए, फंड चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब ये कंपनी और अपने आप को बड़ा करना चाहती है पूरे देश भर में, या फिर कहा जाए तो ये अपना जो लिस्टिंग करवाना चाहती है, कहाँ पे, शेयर मार्केट में, ठीक है भाई। तो इसको फंड चाहिए, या फिर शेयर मार्केट को भी मत जोड़िए, फिर इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे हम लोग, इसको हटाइए। देखिए मतलब ये है कि जो ये कंपनी है, मैं हटाइए इस कंपनी को ही, अपना ही कंपनी लेके चलते हैं, मान के चलते ये रेलवे कैंपस है, ठीक है। अब मैं अपनी कंपनी को क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, और भी अदर अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करवाना चाहता हूँ। तो भाई इसके लिए मुझे सोर्सेस चाहिए। सोर्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए, फंड चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए भाई, ठीक है। तो मैंने कहा कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है, वो भैया आप क्या करें, पैसा यहाँ पे डालिए, ठीक है। यानी आप इन्वेस्ट करिए इस कंपनी में, ठीक है। और जो मुनाफा होगा वो आपको, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, आपको मुनाफा भी मिलेगा। मतलब अगर आप 500 करोड़ अगर आप दिए हैं, और एक बंदे ने 100 करोड़ दिया, ठीक है, एक बंदे ने 50 करोड़ दे दिया भाई, एक बंदे ने 10 लाख दिया है, ठीक है, एक बंदे ने 50 लाख दे दिया है, और एक बंदे ने 80 लाख दे दिया, ठीक है। तो ये जो आपके इन्वेस्टर हैं, जो जितने इन्वेस्ट किए हैं भाई, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उनको उतना प्रॉफिट मिलेगा, है ना। अगर ये बंदा 10 लाख दिया है तो इनको प्रॉफिट कम मिलेगा कंपैरेटिवली 50 करोड़ वाले से, 100 करोड़ वाले से, 500 करोड़ वाले से। तो मैंने एक टर्म्स एंड कंडीशन रखा कि कोई भी इन्वेस्टर एटलीस्ट कम से कम आपको 10 लाख, ठीक है ना, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, इस कंपनी का शेयर होल्डर, यानी कि थेड भाषा में बोला जाए तो मालिक आप बन सकते हैं इस कंपनी का। यानी जिस प्रकार से मालिक मैं हूं, उसी प्रकार से मालिक आप भी बन जाइएगा। तो इसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर। मतलब बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर मतलब समझ में आया क्या, कि ये क्या हो गए, एक प्रकार से जो कंपनी है रेलवे कैंपस, उस कंपनी के ये सारे लोग क्या होंगे, मालिक होंगे। इसमें जो जो सदस्य हैं, इन्होंने अपना पैसा लगाया होगा इस कंपनी में। क्लियर है, ये समझ में आ गया, ठीक है। और ये देखिए ये प्रक्रिया चलते रहेगी। आज यहाँ मान लीजिए कि आज जैसे कि इतने लोग जुड़े, कल फिर कुछ और इन्वेस्टर आकर के पैसा लगाएंगे, ठीक है। लेकिन लिमिटेड मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 लाख मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे सदस्यों की तो संख्या बढ़ती ही जाएगी कि नहीं भाई, बिल्कुल। यानी कि एक वर्ड आपको अब समझ में आ गया, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर में जब भी कहूं मतलब ये कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर वो है, यानी कि उस कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया होगा। तो अभी मान के चलिए जब स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। तो इस समय बहुत सारे बिजनेसमैन ने, उद्योगपतियों ने क्या हुआ, इन्वेस्ट किया होगा। मैं एक जस्ट एक संख्या ले लेता हूं, मान लीजिए 100 लोग अभी इन्वेस्टर ने पैसा यहां लगाया, ठीक। अब इसके लिए अब देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां भेजना है, भारत भेजना है व्यापार करने के लिए, है ना भाई। अब मान लीजिए मेरा जो कंपनी है रेलवे कैंपस, इसको क्या करना है भाई, क्लासेस अरेंजमेंट करनी है। तो ये अब मालिक क्या करेंगे भाई, ये 100 लोग अभी तक इन्वेस्ट किए, तो अब ये क्या करेंगे, एक डायरेक्टर का टीम बनेगा, ठीक है। 24 लोगों का, ठीक है, 24 सदस्यों का एक बोर्ड बनेगा, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, ठीक है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन लोग आएंगे, यही 100 लोग में से 24 लोगों को चुना जाएगा। एक एक वर्ष का टेन्योर रहेगा इनका, ठीक है। एक वर्ष के लिए मान लीजिए इस 24 को भेजा जाएगा कि आप जाइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कैसे कौन कौन से क्लासेस लेनी है, कौन कौन से चैनल बनाने हैं, मतलब ये सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह जो भी। तो उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में किसको भेजना है, गवर्नर बना करके, ठीक है, कौन कार्यकारिणी परिषद में बैठेंगे, कितना किस प्रकार से ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, कितना टैक्स लगाना है, ये सारी कार्य कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहने का मतलब इसमें कितने सदस्य होंगे, 24 लोग होंगे। और ये 24 लोग कितने वर्ष के लिए चुने जाएंगे, एक वर्ष के लिए चुने जाएंगे। और ये कहां से चुने जा रहे हैं, तो वही 100 लोग जो मालिक थे, वही मालिक से क्या बनेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे। और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 में से कोई एक अध्यक्ष बनेगा, चेयरमैन बनेगा, वाइस चेयरमैन बनेगा उस कंपनी का। क्लियर है। और इसका टेन्योर कितना चलेगा, एक वर्ष। एक वर्ष के बाद क्या होगा, ये फिर 24 हटेंगे, फिर दूसरा 24 आ जाएगा। और इसमें इन्वेस्टर की संख्या भी तो बढ़ती जाएगी, जैसे कि यहाँ पे कोई और भी आएंगे तो उनको भी यहाँ पे आने का मौका मिलना चाहिए भाई, उनकी भी भागीदारी, क्योंकि उन्होंने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उनको भी अपना डिसीजन लेने का क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए। तो इसीलिए 24 लोगों का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, और इसका कार्यकाल कितना रखा गया, एक वर्ष। यहां तक समझ में आ गया।
तो ये 2 वर्ड आपको क्लियर हुआ मेरे भाई, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब आइए भाई मेन स्ट्रीम मीडिया में अब हम लोग आ जाते हैं, मतलब कि मेन कहानी में अब हम लोग एंट्री ले लेते हैं संवैधानिक विकास में। चलिए भाई साहब देखिए, यहाँ पे बात करेंगे क्या हुआ था, मैंने आपको बताया भी है हिस्ट्री के क्लासेस में, जो यूरोप जो महादेश है, ठीक है ना, यूरोप महादेश से बहुत सारे देश, जैसे कि आपको मैंने बताया पुर्तगाली आए भारत में व्यापार करने के लिए, डच आए, फ्रेंच आए, फ्रांस से लोग आए क्या करने भारत में व्यापार करने। तो भाई इंग्लैंड भी यूरोप का ही एक देश है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि ये जा रहे हैं भारत व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से, ठीक है ना, समुद्र पार करते हुए। तो भाई हमें भी क्या करना चाहिए, भारत के साथ व्यापार करना चाहिए, क्योंकि ये जो यूरोप क्या है, एक ठंडा प्रदेश है, और ठंडे प्रदेश और भारत को अगर देख लिया जाए तो भारत क्या है भाई, एक गर्म प्रदेश है। तो गर्म प्रदेश में क्या होता है, मसाले की खेती बहुत अच्छी होती है भाई, और यहाँ पे ठंडे प्रदेश है, चिकन मटन यानी कि ये लोग खाने वाले नॉनवेज है, और नॉनवेज खाने के लिए क्या होने चाहिए, मसाले होने चाहिए। अब मसाले में ठंडे प्रदेश में होंगे नहीं, तो अब इन्होंने क्या करना लगा, भारत के साथ ट्रेड करना शुरू किया। तो अब इसी क्रम में देख रहे हैं कि सभी लोग ट्रेड कर रहे हैं, पुर्तगाल कर रहे हैं, डच कर रहे हैं, फ्रेंच कर रहे हैं। तो इंग्लैंड ने सोचा क्यों नहीं हमारी भी कोई एक कंपनी होनी चाहिए, है ना। तो यही एक कंपनी बनाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको एक मोनोपोली देगी, यानी एक अधिकार देगा, एक अधिकार दे दिया जाएगा कि जाइए आपको अधिकार दिया जा रहा समुद्री मार्ग से 15 साल के लिए, ठीक है, एक अधिकार है, केवल आप ये कंपनी गठन करेगी, कौन, इंग्लैंड में गठन हो रहा है एक कंपनी का, ठीक है। इंग्लैंड की जो महारानी है, ठीक है, उन्होंने आदेश दिया, महारानी एलिजाबेथ की एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाएगा, जो भारत जाकर के यानी समुद्री मार्ग से ट्रेड करेगा। तो ये आदेश को पहले क्या किया गया, संसद में रखा गया, इंग्लैंड के संसद में, क्योंकि भाई इंग्लैंड में कैसा शासन व्यवस्था है, संवैधानिक राजतंत्र। तो महारानी जो कह देगी, महारानी कह दी तो भाई वैसा नहीं जो वही चीजें लागू होगी, पहले उसको क्या किया जाएगा, संसद में लाया गया, संसद के दोनों सदन में डिस्कशन हुआ, यहां से प्रस्ताव पारित होने के बाद फिर से जब महारानी एलिजाबेथ साइन की, तो वो साइन कब कर रही है, 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। तो फाइनली 31 दिसंबर 1600 में क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया महारानी एलिजाबेथ के हस्ताक्षर से, ठीक है। तो इसी को कहा भी जाता है 1600 का चार्टर। अब एक शब्द मैं बार बार अगर जिक्र करूं, चार्टर एक्ट कहूंगा। चार्टर मतलब क्या होता है, राजा का जो आदेश होता है उसको कहा जाता है, राजा का आदेश को कहा जाता है चार्टर, ठीक है। तो महारानी एलिजाबेथ जो थी उनका ही आदेश था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी होगी जो भारत के साथ क्या कर रहा होगा, व्यापार कर रहा होगा। तो उसको संसद से प्रस्ताव पारित किया गया, तो इसीलिए 31 दिसंबर 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, इसीलिए इसको 1600 का चार्टर भी कहा जाता है। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो चुका है, अभी यहां तक क्लियर है। चलिए भाई यहां तक तो चीजें क्लियर है सर। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन तो हो गया है, अब इस कंपनी के लिए क्या कहा गया कि मिनिमम 500 पाउंड, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर चाहे तो इस कंपनी का क्या हो सकते हैं, शेयर होल्डर, यानी कि मैंने अभी आपको क्या बताया था, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर बन सकते हैं, ठीक है। कितना पैसा देकर के, 500 पाउंड। तो इस प्रकार से बहुत सारे बिजनेसमैन ने क्या किए, इसमें पैसा लगाए भाई, ठीक है, इसमें क्या किया, पैसा लगाए। अब जितना कंपनी का मुनाफा होगा उतना इनको भी मुनाफा होगा। तो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर समझ में अब आ रहा है आपको क्या है, बिल्कुल सर आ रहा है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 500 पाउंड होना चाहिए। अब इसी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर से क्या बनेगा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कितने सदस्य की, 24 सदस्य, और इसी के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, इसी से चुने जाएंगे और उपाध्यक्ष बनेंगे। और इसका टेन्योर कितना होगा, 1 वर्ष का टेन्योर होगा। इसका काम क्या है मेरे भाई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत के साथ कैसे ट्रेड करेगा, ठीक है, वो सारा मीटिंग करना, वो सारा चीजों को डिस्कशन करना, वो सारी बातें बतानी, और यहाँ से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन एक रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नर है वो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से व्यापार करेगी, वो सारा चीज वो लागू करेगा। वो कार्य है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ये 24 लोगों की एक टीम होगी, सदस्य होगी, जिसका टेन्योर 1 वर्ष होगा, और ये 24 लोग कहां से आएंगे, यही मालिक होंगे। क्लियर है भाई, यहीं से चुन करके आ रहे हैं, यानी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर कोर्ट। यहां तक की कहानी समझ में आई, देखिए इसलिए मैंने पहले क्लियर किया तो कि मजा आएगा। अच्छा एक शब्द और समझिए कि ये जो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर कहाँ है, ये लंदन में बैठेंगे, ठीक है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ बैठेंगे, लंदन में बैठ रहे हैं, और लंदन में बैठ करके सारी प्रक्रियाएं बना रहे हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना है, ट्रेड करना है, और कौन जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से
वो सारा व्यापार वगैरह देखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे कारखाना बनाएगी, गोदाम बनाएगी, वो सारा चीज यहाँ से देखा जा रहा, कहाँ से, लंदन में। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर है यहाँ तक कि नहीं, पहले ये बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए 1726 तक क्या हो गया, 1726 आते आते जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थिति है 3 क्षेत्रों में बहुत अच्छी हो गई थी। 3 क्षेत्रों को आप ध्यान पूर्वक से देखिएगा मैप में। देखिए मैंने कहा कि 1726 आते आते जो 3 क्षेत्र है, एक तो आपका ये मुंबई क्षेत्र हो गया, मद्रास क्षेत्र हो गया, और ये बंगाल क्षेत्र। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बंगाल हो गया आपका, ये आपका मद्रास हो गया, और ये आपका मुंबई, यानी बम्बई भी बोल सकते हो, उस समय बम्बई होगा। ठीक, यानी कि 1726 का इसे कहा जाता है चार्टर, 1726 का चार्टर। तो राजा ने आदेश दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थोड़ी सी स्थिति है ये 3 क्षेत्र में बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए वहां से राजा का आदेश आ रहा है। अब देखिए जब भी मैं कह रहा हूं कि राजा का आदेश, तो भाई मेरे राजा का आदेश मतलब क्या, तो ये कहाँ का राजा है, इंग्लैंड का राजा है। तो इंग्लैंड में कैसा शासन व्यवस्था है सर, मैंने अभी आपको बताया है, संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र मतलब जो भी आदेश होगा उस आदेश का कहां पर डिस्कशन होगा, संसद में। संसद में मतलब दोनों सदन में, ठीक है, तब जाकर के वो आदेश क्या बनेगा, आपका आदेश बिल में कन्वर्ट, सॉरी आदेश कानून में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वहां से 1726 में राजा ने एक आदेश दिया, यानी कि इसको कहा जाता है 1726 का चार्टर भी कहा जाता है, आदेश दे रहे इसलिए। तो वो सदन से पास होने के बाद कहा गया कि ये जो 3 क्षेत्र है ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, अच्छा व्यापार यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पे कहा गया कि इस बंगाल में अब ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि देखिए बंगाल, मद्रास और मुंबई, यहाँ इसकी जो दूरी थी काफी अधिक दूरी थी, तो अब एक व्यक्ति इसको कोई यहाँ से रेगुलेट करना आसानी बात नहीं थी, इसलिए यहाँ से निर्णय लिया गया कि इन तीनों क्षेत्र में 3 गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अब ये कौन काम करेगा भाई, ये 3 गवर्नर का नियुक्ति करने का काम किसका है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। ठीक है, ये कार्य कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। संसद से पास हो गया कि अभी 3 क्षेत्र में स्थिति अच्छी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसलिए तीनों क्षेत्रों में क्या करिए, एक एक गवर्नर बना करके भेज दीजिए, यानी कि वो गवर्नर को इस क्षेत्र में, बंगाल में यहाँ का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और मुंबई का गवर्नर, और क्या होगा, अपने क्षेत्र की स्थिति में, क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए उसके अनुसार क्या करना है, कानून बनाना है, और आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। चलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। बिल्कुल समझ में आ गया सर। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि तीनों जो गवर्नर है, तीनों गवर्नर का पावर एकदम इक्वल है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो बंगाल का गवर्नर होगा, जो मुंबई का गवर्नर होगा और जो मद्रास का गवर्नर है, तीनों स्वतंत्र है अपनी क्षेत्र के अनुसार कानून बनाने का, किसी का किसी के ऊपर दबाव नहीं है। चलिए, लेकिन इसी बीच एक घटना आपको पता है 1757 में, है ना मेरे भाई, कौन सा युद्ध होता है 1757 में, आप सभी को पता होना चाहिए, पलासी का युद्ध। अब इस पलासी के युद्ध में आपको पता होना चाहिए, अभी तक ईस्ट इंडिया क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। क्या कर रही है सर, व्यापार कर रही है ना। लेकिन 1757 में पलासी का युद्ध होता है, और इस पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, जो बंगाल का जो नवाब है, ठीक है, बंगाल, अब ये सब मैं उतना हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा क्योंकि हिस्ट्री में ये लेक्चर हमने डिस्कशन कर रखा है पलासी के युद्ध के बारे में। तो जो बंगाल का नवाब जो है, सॉरी जो बंगाल का जो गवर्नर है 1757 में क्या करता है, बंगाल के नवाब से एक युद्ध लड़ता है जिसको कहा जाता है पलासी का युद्ध। और इस युद्ध में जो बंगाल का नवाब है इसमें क्या होता है, पराजित हो जाता है। ठीक है, और इस युद्ध के बाद ही, यानी 1757 के बाद ही अगला जो बंगाल का नवाब बनेगा, ठीक है, अगला जो बंगाल का नवाब बनेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड कर रही है। सोच लीजिए, ये जो बंगाल का गवर्नर भाई साहब थे, जो क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था अभी तक, यानी 1726 में ये बना करके इनको भेजा गया, अभी तक तो ये ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 1757 के पलासी का युद्ध हुआ, अब वही बंगाल का गवर्नर क्या करने लग गया, अब बंगाल का नवाब कौन बनेगा। मतलब ये कि यही जो आपका 1757 जो ईस्वी आप देख रहे हैं, यहीं से क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी और खास करके बंगाल का जो गवर्नर है, अब वो राजनीतिक, ठीक है ना, राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरुआत कर देगा। ठीक है, अभी तक जो बंगाल का जो गवर्नर था, वो जो ट्रेड कर रहा था, व्यापार कर रहा था,
अब व्यापार करने के साथ साथ अगला बंगाल का नवाब कौन बनेगा, ठीक है। अब ये नवाब की सारी गतिविधियां कौन डिसाइड कर रहा है, बंगाल का गवर्नर, कि कितना टैक्स लगाना है, कितना दीवान लेना है, कितना आपको सेना रखना है, कहाँ सेना नहीं रखना है। अब ये पूरा कंट्रोल बंगाल का नवाब किसके अधीन आ चुका था भाई, बंगाल के गवर्नर के अधीन, ठीक है। और इसी के बाद एक और युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, ठीक है। और इस बक्सर के युद्ध में आपको पता है, चलिए मैं तीनों का नाम लिख दूं, एक तो आपका बंगाल का नवाब हो गया, एक अवध का नवाब और दिल्ली का बादशाह, ये आपको याद है। इन तीनों को क्या करता है, पराजित कर देता है। और इसके बाद 1765 में जो बंगाल का गवर्नर है वो क्या करता है, इलाहाबाद की संधि करती है, ठीक है। और इस इलाहाबाद की संधि के बाद ही पूरे बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाता है, एक राइट्स मिल जाता है, एक अधिकार मिल जाता है, किस चीज का, फ्री ट्रेड करने का। मतलब आपको अब कोई टैक्स नहीं देना है। आप बंगाल में देखिए, जब बात हो रही है बंगाल में, इसका मतलब आज का पूरा वेस्ट बंगाल, आज का पूरा उड़ीसा, आज का पूरा बिहार, बिहार में अब अलग हो चुका है जो आपका झारखंड, और आपका आज का पूरा बांग्लादेश, ये पूरे क्षेत्र में अब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इस बंगाल के गवर्नर को क्या मिल गया, एक अधिकार मिल चुका है कि अब आप क्या है भाई, फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो अब समझिए यहां से कि ये जो बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का ये जो गवर्नर है, ये अभी तक क्या कर रहा था, जो व्यापार कर रहा था, अब इसके दो कार्य हो चुके हैं। एक कार्य तो व्यापार करना है ही, ठीक है, व्यापार करना मतलब सामान बेचना तो है ही, साथ के साथ अब इसको राजनीतिक कार्य भी देखने हैं। मतलब बंगाल में किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था चलानी है, ठीक है, कैसे प्रशासन चलाना है, कितना वित्त, कितना दीवानी, ये सारा चीज कार्य अब किसके पास है, बंगाल के गवर्नर के पास आ गया। अभी देखिए जो राजा है, इंग्लैंड के जो राजा है, वो भेजा है किस लिए भाई, इसको व्यापार करने के लिए। अब इसने क्या किया है, व्यापार करने के साथ साथ अपना क्षेत्र का विस्तार कर चुका है, यानी भारतीयों के मामले में, यानी कि आंतरिक मामले में अब हस्तक्षेप करना शुरुआत कर देगा, ठीक है। यानी कि जितने भी बंगाल के जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, जितने भी प्रांत हैं वहां पे, उनके कौन राजा बनेंगे, उनके मतलब कि क्या कर रहे थे, देखिए दो लोगों के बीच में एक साइड से अंग्रेज हो जाते थे और दूसरे से क्या कर देते थे भाई, मतलब कूटनीति कर देते थे कि अगला राजा भाई हम आपको बना देंगे, हम अपनी सेना की मदद करेंगे, बस आप हमारा इतना मदद करिए। मतलब हस्तक्षेप करना यहां से क्या कर देगा, अब बंगाल का गवर्नर शुरुआत कर देगा। और साथ के साथ पूरा लूट पाट यहां से ये स्टार्ट कर देगा। जो वहां के पे जो आपको टैक्स कर लेनी है उस पे कर पे बढ़ोतरी लगा देगा। जो वहां के राजा महाराजा वो क्या कर रहे हैं, बंगाल के गवर्नर को गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं मतलब कि भाई ये राज आप एक प्रकार से क्या लीडर है, आप हमको पैसा दे रहे हैं कि सर ये काम है या इतना सेना चाहिए, इसको हराना है, हमको गद्दी में बैठा दीजिए, बदले में आपको ये देंगे, ठीक है। और ये सारा का सारा फायदा किसको हो रहा है, बंगाल के गवर्नर को हो रहा है। किसको हो रहा है, बंगाल के गवर्नर को हो रहा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं, मतलब ना ही बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर कह लीजिए या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, ठीक। समझ में आया ये बात, यहां तक चीजें समझ में आया। देखिए ये जो बंगाल का गवर्नर है भाई, अब ये बहुत अधिक थोड़ा इसका क्षेत्र जो हो गया ना बहुत अधिक विस्तार हो चुका है और इसके कार्य भी बदल चुके हैं। अब इसका कार्य ट्रेड करना केवल नहीं रहा, बल्कि अब राजनीतिक कार्य भी इनके हाथ में आ चुके हैं। यानी कि मद्रास और जो आपका मुंबई है और मद्रास जो है, इसके जो गवर्नर से थोड़ा ये ऊपर निकल चुका था। तो अब जो कंपनी को फायदा होनी चाहिए थी, यानी कि जो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फायदा होना चाहिए था, मेनली ये फायदा किसको हो रहा, धन संपत्ति कौन बटोर रहा है, बंगाल का गवर्नर, ठीक है। अब ये बात खबर जा रही है भाई कहां पे, इंग्लैंड में जा रही है। तो अब इसीलिए इंग्लैंड के जो राजा हैं ये सारी चीजों को देखते हुए कि अब ये जो बंगाल का जो गवर्नर है भाई साहब, ये बंगाल का गवर्नर अपने हाथ से निकल ना जाए, ऑलमोस्ट निकल चुका है, और जो फायदा कंपनी को होनी चाहिए था वो कंपनी को ना होकर के ये बंगाल के गवर्नर को हो रहा है। इसीलिए इस पे क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे कि आप फैन में ठंड के मौसम में भाई क्या करना होता है, ठंड जैसे जैसे आते जाएगी तो अब आपको फैन को कंट्रोल करना पड़ेगा, 5 से 4, 4 से 3, कभी गर्मी तो फिर 4, फिर से 2, फिर 1। तो उसी प्रकार इंग्लैंड के जो राजा ने देखा कि ये बंगाल का गवर्नर जो है अनकंट्रोल हो चुका, अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा, यहां से एक रेगुलेटर बनाया जाएगा, यानी कि यहां से एक कानून बनाया जाएगा। और पहला कानून बनाया जाएगा 1773 में,
कौन सा एक्ट के नाम से? रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि जो गवर्नर है बंगाल का उसको रेगुलेट किया जाएगा कि आपको कैसे कार्य करना है। वो अब हम आपको एक एक्ट बना करके भेजेंगे और ये एक्ट कहाँ बनेगा? इंग्लैंड के संसद में, ठीक है। और यहां से जो एक्ट बन के जाएगा भारत में, और ये एक्ट स्पेशली किस लिए बन रहा है? देखिए ये एक्ट किस लिए बन रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कि भारत में आपको किस प्रकार से ट्रेड करना है। और चूंकि अब जब तक की अगर बात किया जाए 1773 यानी कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर जो था अब अपना क्षेत्र का विस्तार कर चुका था, ट्रेड के साथ साथ राजनीतिक कार्य भी करने लगे थे। तो अब आपको कैसे ये कार्य करना है, अब इस एक्ट के थ्रू आपको देखना, ट्रेड और राजनीतिक कार्य। तो देखिए यह पहला एक्ट यानी कि कानून, यहीं से संविधान का विकास देखिए होना, यानी कानून का मतलब संविधान का विकास, ठीक है। तो अब इंग्लैंड से, यानी कि ये जो कानून बन रहा है ना, कहां बन रहा समझिएगा भाई? लंदन में बन रहा है। लंदन में जो संसद है इंग्लैंड की, वहां पे एक्ट बन रहा है और उस एक्ट में इंग्लैंड के जो राजा है या रानी है सिग्नेचर कर रही है, और सिग्नेचर करने के बाद उसको भारत भेज रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, किस प्रकार से आपको ट्रेड करना है और राजनीतिक कार्य करनी है, ठीक। तो सबसे पहला जो हमारा एक्ट आएगा वो आएगा 1773 का। बताइए ये समझ में आया पहले कि नहीं यहां तक की चीजें? अब फटाफट चलेंगे सारा का सारा एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए भाई मेरा तो तरीका यही है कि भाई कि एक बार पढ़ना है, ठीक है, 10 बार पढ़ने से अच्छा चीजों को समझ करके पढ़ लें। अभी पढ़ लेना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो एक्ट, आखिर ये तो समझ में नहीं आ रहा कि एक्ट बन कहाँ रहा भाई? भारत में बन रहा है, लंदन में बन रहा है, लंदन में कौन बैठा हुआ, भारत में कौन बैठा हुआ, गवर्नर कहाँ है, गवर्नर की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपको मैंने क्या बताया कि अभी तक ये सारे कार्य कौन कर रहे थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो 24 सदस्य जो थे ये, इनका कार्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कार्य करेगी, कौन जाएगा। तो यहाँ पे जो गवर्नर इसको यहाँ का जो बना के भेजा, कौन बना के भेज रहा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अब देखिए अब जो है ये पहला एक्ट जो है इंग्लैंड से पास होकर के आ रहा है। अब इस एक्ट में क्या क्या प्रस्ताव रखा गया ध्यान पूर्वक सुनते चलिए, ठीक है। पहला पॉइंट, इस एक्ट में यह कहा गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर है, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर है, ठीक है, अब वो बंगाल का गवर्नर को क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। क्या कहा जाएगा इसको? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और इसके अधीन जो मद्रास का गवर्नर है, ठीक है, और जो मुंबई का गवर्नर है वो होगा। मतलब ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं बंगाल, और ये हो गया मुंबई, और ये हो गया मद्रास, ठीक है, ये हो गया आपका मुंबई, ये हो गया आपका मद्रास, और ये हो गया बंगाल। यानी मद्रास मुंबई का जो गवर्नर अब इसके अधीन कार्य करेगा। क्लियर है? यानी बंगाल के, अब यहाँ का गवर्नर क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। यहाँ क्या कहलाएगा? ये गवर्नर कहलाएगा। यहाँ का कौन क्या कहलाएगा भाई? गवर्नर कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ का गवर्नर कोई भी कानून बनाएगा मद्रास के लिए या मुंबई के लिए, तो उसको क्या करना होगा? पहले यहाँ का बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या करना होगा? परमिशन लेना होगा। ये इस एक्ट में कहा जा रहा है 1773। देखिए ऐसा क्यों कह रहा ना, इसको भी कंसेप्ट को समझिए। देखिए यहाँ का जो गवर्नर था अपना क्षेत्र का काफी अधिक विस्तार कर चुका था, ठीक, पूरे बंगाल में। और पूरे बंगाल मतलब आपको समझ में आ रहा है पूरा वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आज का पूरा बांग्लादेश, वहां पे ट्रेड करने के साथ साथ पूरा राजनीतिक कार्य भी अब देखने लग चुका था वहां का गवर्नर। इसीलिए इसकी पावर थोड़ी अधिक थी, तो इसीलिए इसको इससे ऊपर रखा गया। इसको कहा गया कि भाई अब बंगाल के गवर्नर नहीं रहेंगे, आप बंगाल के गवर्नर जनरल रहेंगे और आपके अधीन ये लोग रहेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट इस एक्ट का आपको याद रखना है कि क्या किया गया। जो बंगाल का गवर्नर है, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाने लगेंगे और आपके अधीन जो है मद्रास और मुंबई के गवर्नर काम करेंगे। पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट में ये कहा जाने लगा कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, देखिए ये जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, यहाँ का जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, और यहाँ पे कौन है भाई? गवर्नर है, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई? यहाँ पे भी गवर्नर है, ठीक है। अब इस एक्ट में ये कहा गया कि ये जो गवर्नर जनरल है इसका अपना एक कार्यकारिणी परिषद होगा। क्या होगा? कार्यकारिणी परिषद होगा। क्या होगा? कार्यकारिणी परिषद होगा। कितने लोगों की? 4 सदस्य एक कार्यकारिणी परिषद होगा। और ये जो 4 सदस्य को कौन चुन करके भेजेगा? तो ये कौन भेजेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, ठीक है, कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर है वो चुन करके भेजेगा यहाँ पे 4 सदस्य। यानी कि ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसका अपना एक
टीम ऐसा समझिए कि एक परिषद है, कार्यकारिणी परिषद है 4 लोगों की, और ये 4 लोग पहले क्या करेंगे भाई, डिसाइड करेंगे कि आपको, मान लीजिए बंगाल का गवर्नर जनरल बोला कि हमको इतना टैक्स लगाना है पूरे बंगाल में, तो पहले उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा और 4 लोग उस पर वोट करेंगे। अगर 3 वोट मिल गया जो गवर्नर जनरल ने बात कही, तो भाई उसको गवर्नर जनरल को कर देना है बंगाल में। लेकिन मान के चलिए कि मान लीजिए कि 3 वोट नहीं मिला, मान लीजिए 1 वोट मिला और 3 लोग इसमें सहमति नहीं दिखाए, तो वो बंगाल का गवर्नर जनरल उसको लागू नहीं करेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन बन जाए 2:2 वोट, यानी 2 लोग सहमति दिखाएं और 2 लोग सहमति ना दिखाएं, तब इस केस में बंगाल के गवर्नर जनरल को पावर दिया गया इस एक्ट में। तब आप दो अगर 50-50 टाई हो जाए किसी भी प्रस्ताव में, तब आप जिधर हाथ रख देंगे वो बात, यानी कि इन्होंने कह दिया टैक्स लगानी है 10%, तो 10% लग जाएगी। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार यहाँ का भी गवर्नर का अपना एक कार्यकारिणी परिषद होगा, लेकिन यहाँ पे इनके सदस्य की संख्या 6 से 12 रखी गई। इनका भी क्या होगा, एक कार्यकारिणी परिषद होगा जिसकी सदस्यों की संख्या 6 से 12, कोई एक फिक्स नहीं रखी गई, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि इसमें सदस्य की संख्या कितनी होगी, 4। और यहाँ पे जो बैठेंगे, ये 4 सदस्य जो बैठेंगे मेरे भाई, ये कौन चुन करके भेजेंगे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ में आ रहा है आपको, वो कहाँ है, लंदन में है। वो चुन करके 4 लोगों को भेजेंगे भारत, और ये कार्यकारिणी परिषद कहाँ पे होगा, भारत में होगा। ये कहाँ बैठेंगे, भारत में बैठेंगे गवर्नर जनरल के साथ। कोई भी कानून बंगाल में लागू कराना है या फिर कोई भी कानून यहाँ मद्रास और मुंबई कराना, तो यहाँ पे पहले इसमें डिस्कशन होगा। और मद्रास और मुंबई का तो सिस्टम ये है कि इसको पहले कहाँ भेजना पड़ेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। और बंगाल के गवर्नर जनरल जब तक सहमति ना दिखा दे, तब तक यहाँ पे कोई भी कानून यहाँ का गवर्नर नहीं कर सकता है। इस एक्ट के तहत ये सारे प्रस्ताव रखे गए। ठीक है, तो दूसरा प्रस्ताव क्लियर हो गया। 4 सदस्य क्या बनाए गए भाई, कार्यकारिणी परिषद होगा, कार्यकारिणी परिषद होगा। और ये कार्यकारिणी परिषद कहां पर बैठेगा भाई, कहां पे रहेगा, भारत में रहेगा। भारत में रहेगा बंगाल में गवर्नर जनरल का अपना एक कार्यकारिणी परिषद होगा, मद्रास का अपना कार्यकारिणी परिषद होगा और मुंबई का अपना कार्यकारिणी परिषद होगा। क्लियर हो गया भाई। चलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिया डिस्कस, कि जो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है आपका, ठीक है, जो यहाँ पे क्या परेशानी आ रही थी समझिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था 24 सदस्य की, जो एक डायरेक्टर की जो बोर्ड थी, उसकी जो कार्यकाल थी 1 वर्ष, ठीक है ना, रिटायरमेंट, उसको कर दिया गया 4 वर्ष। मतलब इसमें यह कहा गया कि हर साल 1/4 क्या होंगे भाई, सदस्य रिटायर्ड होंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे आइए मैं बता दूं आपको। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्य की, यानी ये 24 सदस्य कहां से चुने जाएंगे, इसी कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर से। इनका टेन्योर था 1 वर्ष। अब ये हो रहा था कि हर एक साल में सारे 24 रिटायर्ड हो जा रहे थे और फिर से नए 24 यहाँ से आ रहे थे, तो सारे लोग नए हो जा रहे थे, अनुभव की कमी हो रहे थे, फिर उनको सीखने में समय लगता था। जब वो सीखते तो 1 वर्ष में रिटायर हो जाते थे। इसीलिए कहा गया कि 24 में से 1/4, तो यानी कि हर साल 6 सदस्य रिटायर्ड होंगे और 6 नए आएंगे। ठीक है, 6 न्यू रहेंगे, 18 ओल्ड रहेंगे डायरेक्टर। तो इससे क्या है, न्यू और ओल्ड का कॉम्बिनेशन रहेगा। न्यू वाले ओल्ड से सीख लेंगे, ओल्ड रिटायर्ड होंगे, फिर न्यू आएंगे, इस तरह से ये ओल्ड होते जाएंगे। तो ये जो है ना, थोड़ा सा काम जो भी प्रक्रिया में जो दिक्कतें आ रही थी वो स्मूथ वे में चल पाएगी। ठीक है, चलिए, तो सिस्टम समझने में समय लग जा रहा था अगर हर साल अगर रिटायरमेंट हो जा रही थी, इसलिए 1/4 यहाँ पर एक सिस्टम बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था उसका जो कार्यकाल 1 वर्ष से कितना कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जो बंगाल में जो है ना, जो न्यायपालिका, उसको भी अब हम लोग देखेंगे। यानी कि बंगाल का में अपना एक न्यायपालिका होगा। इसलिए 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। ठीक है, इसका जो जज है, ठीक है, जज बोल रहा हूं, जो न्यायाधीश होंगे कौन है, इलीजा इम्पे। अभी मैं आऊंगा नोट्स में, उस पर रिवीजन करा दूंगा। तो ये मुख्य बात है, आपको समझ में आया कि नहीं, पहले आया इसमें क्या क्या पॉइंट है। चलिए अब इसको पहले नोट्स में मैं आपको रिवाइज करवा दूं, तब आपको और भी ज्यादा मजा आएगा भाई। चलिए पहला जो एक्ट है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, समझ में आ रहा होगा अब आपको सारी चीजें, ये एक्ट कैसे आया, वो सारी चीजें अब आपके माइंड में। देखिए सबसे पहला सवाल, अब जितना फैक्चुअल चीजें जो मैं वहां नहीं बताया, क्योंकि फैक्ट आपको याद रखने, वो सारा नोट्स में मैंने लिख दिया। देखिए पहली बात तो ये, जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट, ये कहां बन रहा है, ये एक्ट मुझे पहले ये बताइए कहां बन रहा है भाई, संसद में। कहां के संसद में, लंदन के संसद में बन रहा है। ठीक है, अब इस समय भाई संसद में बन रहा, तो उस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता, तो याद रखना है आपको, लॉर्ड नॉर्थ थे। अच्छा, इस एक्ट को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या, मैंने क्या बताया
कि जो बंगाल का गवर्नर है वो काफी ज्यादा मनमानी ढंग से क्या करने लगा था भाई, जो ट्रेड करने इसको भेजा गया था वो राजनीतिक कार्य में भी भारतीयों के जीवन में हस्तक्षेप करने लग गए थे। अगला नवाब बंगाल का अब कौन बनेगा वो अब डिसाइड करने लग गया था बंगाल का गवर्नर। बहुत गलत तरीके से टैक्स की वसूली कर रहे थे और वो सारे पैसे खुद इकट्ठा करने चले गए थे, ठीक है। और जो फायदा कंपनी को होनी चाहिए थी वो सारा का सारा प्रॉफिट किसको होने लग गया था, बंगाल के गवर्नर को। तो किस प्रकार से बंगाल के गवर्नर को कंट्रोल किया जाए इसीलिए यह आया था, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार स्टार्ट हो गया था बंगाल के गवर्नर में, यानी कि कंपनी के में जो भ्रष्टाचार की जो स्थिति थी उसको समाप्त करना था मेन ऑब्जेक्टिव। दूसरा, जो भारत और इंग्लैंड में कंपनी का जो शासन को नियंत्रित करना है ना, यानी बंगाल के गवर्नर को क्या करना, कंट्रोल करना। चलिए भाई, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार इंडिया में ट्रेड करेगी, इसके लिए क्या है, दो परिषद का गठन। मैंने पहले ही बताया, कोई कंपनी है, कंपनी का क्या होगा, अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर, यानी कि अवधारी मंडल कह लीजिए या निदेशक परिषद कह लीजिए। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया है, सारे इन्वेस्टर हैं और इसी इन्वेस्टर से ही चुन करके बन रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका कार्यकाल कितने साल का होगा भाई, 1 वर्ष का होगा। कितने लोग चुन करके आएंगे, 24 सदस्य की एक टीम होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे। इसी से चुन करके बनेंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ठीक है। और ये कहां पे होंगे भाई, लंदन में, यानी इंग्लैंड में ये सारे होंगे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। यहां तक इनका कार्यकाल 1 वर्ष। इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मेंबर की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 4 वर्ष, है ना। अभी मैंने आपको बताया इनका जो कार्यकाल था, कितना कार्यकाल था साहब, 1 वर्ष था कार्यकाल। लेकिन इसको इस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। दूसरा क्या कार्य किया गया, दूसरा कार्य किया गया कि इस एक्ट के तहत जो गवर्नर का जो पावर को क्या किया गया, बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया कि जो बंबई और जो मद्रास के गवर्नर है, अब वो क्या करेंगे, बंगाल के गवर्नर के अधीन रह करके कोई भी कार्य करेंगे। और बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लग गया, अब उसको कहा जाने लग गया भाई अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे। तो देखिए पावर बंगाल के गवर्नर का बढ़ाया गया कि नहीं गया, बिल्कुल बढ़ गया। अच्छा, इस समय देखिए हालांकि गवर्नर और गवर्नर जनरल, वाइसराय, ये सारा एक चैप्टर ही पढ़ते हैं और मैंने पढ़ा रखा, तो उसमें हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि फर्स्ट लास्ट और उसके में क्या क्या कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो लास्ट जो बंगाल का गवर्नर था, मतलब जब इस एक्ट को लाया गया उस समय जो बंगाल का गवर्नर था, यही बंगाल के गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और इस वारेन हेस्टिंग को अब क्या कहा गया भाई, अब आप बंगाल के गवर्नर नहीं बल्कि अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। यानी कि अब इसको समझिए, इसी को कहा जाता है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख। कैसे, अब इसको समझिए। देखिए हमने क्या कहा कि इसी एक्ट में आपको मैंने क्या बताया कि एक कार्यकारिणी परिषद बनेगी, अभी आएगा इसमें आपको 4 लोगों की क्या होगी, कार्यकारिणी परिषद होगी, ठीक है। और इसका हेड कौन होगा, ये बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। अब ये जो भी कानून बनाएगा, यहाँ पे मान लीजिए जो भी कानून बनेगा उस कानून को कौन करेगा इंप्लीमेंट, यानी कार्यपालिका का प्रमुख कौन हुआ, यही वारेन हेस्टिंग, मतलब कि बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव का मतलब भी। चलिए साहब, अच्छा यहां से कुछ फैक्ट आ जाता है, एबोलिशन ऑफ डायरकी ऑफ बंगाल, यानी बंगाल में द्वैत शासन। देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहा था बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर क्या कर रहा था, बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया था, ठीक है। बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया गया था। द्वैत शासन क्या है, दोहरी शासन, मतलब 2 तरीके से आपको लूटा जा रहा, एक तो वो डायरेक्टली और एक आप समझिए इन, जैसे कि आप जीएसटी में आप होता है ना, एक आप सेंटर को भी, आज भी आपके ऊपर दोहरी शासन है, सेंट्रल को भी टैक्स दे रहे होते हैं और स्टेट को भी टैक्स दे रहे होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको दोहरी शासन, अब ये दोहरी शासन क्या है इसको अभी खत्म करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सब हिस्ट्री के पार्ट में हमने करवा रखा, ठीक है। तो ये पूछता है आपसे कि द्वैत शासन किसने समाप्त किया था, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग, यहाँ तक याद है। चलिए अब इस एक्ट में और क्या काम हुआ, हमने बताया कि न्यायपालिका का भी कार्यभार अब संभालेगा, इसलिए क्या किया गया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में। चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे, कौन थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे। और इनके साथ 3 अदर जज थे, उनका नाम याद रखना है। देखिए एक तो चैम्बर्स याद रखिएगा, लॉर्ड चैम्बर्स, तीनों में लॉर्ड है, एक है हाइड, एक है चैम्बर्स, एक है लिमनास्टर, ठीक है, लिमनास्टर, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा भाई, चैम्बर में हाइड करके मास्टर कर दिया, ब्लास्टर कर दिया, ब्लास्ट कर दिया, ऐसे याद रखिएगा। ऐसे मुझे याद भी इसीलिए बोल रहा हूँ। लॉर्ड एलिजा इम्पे क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि चीफ जस्टिस हो गए। 3 जज क्या हो गए, चैम्बर्स में जाके हाइड हो करके ब्लास्टर कर दिया, ब्लास्टर यानी कि लिमनास्टर। तो ऑप्शन में टिक कर लेंगे ब्लास्टर से लिमनास्टर, ठीक है। 3 जज याद हो गया। चलिए
अच्छा, इसमें ही कहा गया क्या कि जो भी गवर्नर जनरल अब है, अब कोई भी किसी भी अधिकारी जो भी होंगे वो अब किसी से भी, भारतीयों से या भारतीय राजा से कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे। तो ये सवाल आपका पूछा गया था, किस एक्ट के तहत से ब्रिटिश अधिकारियों को जो भी गिफ्ट है ये लेने से उन पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि ये मुनाफा सारा बंगाल के गवर्नर जनरल को हो जा रहे थे, बंगाल के गवर्नर को हो रहा था। और इसी एक्ट के तहत मैंने आपको क्या बताया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है मद्रास और मुंबई, उसके लिए क्या होगा, अभी कार्यकारिणी परिषद होगा। 4 सदस्य बंगाल के गवर्नर जनरल के होंगे और ये कहाँ होंगे, इंडिया में होंगे, ठीक है। और इस कार्यकारी परिषद का जो हेड होगा वो कौन होगा, गवर्नर होगा, यानी कि मद्रास मुंबई में गवर्नर और बंगाल में गवर्नर जनरल होंगे। और ये 4 सदस्य के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको क्या करता है, गवर्नर जनरल लागू करेगा। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ याद रखना, ये जो 4 लोगों की जो नियुक्ति कर रहा है इस कार्यकारिणी परिषद में, यानी कि मान के चलिए ये आपका गवर्नर जनरल है, ठीक है। इस गवर्नर जनरल का ये 4 कार्यकारिणी पर ये 4 सदस्य कौन चुन करके भेज रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपको पता है कंपनी के जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर से ही चुन करके बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक चलिए अगला अब एक्ट के बारे में देखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 1781 का सेटलमेंट, क्योंकि आप एनटीपीसी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको हटाते हुए चलिए आगे का एक्ट पे हम लोग पहले उसका ये बेस बनाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद हुआ कि नहीं भाई, पहले पॉइंट एक एक चीज को याद करिए। देखिए कोई भी चीज को पढ़ने से तक के सीमित मत रखिए, क्योंकि 10-12 दिन आपके पास समय है, क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि बंगाल के गवर्नर का पावर बढ़ा दिया गया, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मद्रास और मुंबई के गवर्नर अब इसके अधीन आ चुके थे। कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, 4 कार्य सदस्य की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। अब ये कहाँ पे रहेंगे, भारत में रहेंगे। इनका चयन कौन करते थे भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करते थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कार्यकाल था उसको क्या कर दिया गया, 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कहाँ पे, कलकत्ता में। कौन बने थे मुख्य न्यायाधीश, लॉर्ड इलिजा इम्पे और 3 अदर जज। भाई क्या है, तीनों में लॉर्ड होगा, एक होगा छुप करके हाइड, चैम्बर में ब्लास्टर यानी कि लिमनास्टर। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगला एक्ट क्या होगा, अब देखिए हुआ क्या प्रॉब्लम, इसको समझिएगा। देखिए ये जो बंगाल का गवर्नर है और ये जो मुंबई और मद्रास का गवर्नर, अब हुआ क्या कि ये सारी एक्ट आ चुकी है 1773 में, ठीक ठाक सिस्टम चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि जो मुंबई का जो गवर्नर है और ये जो मद्रास का जो गवर्नर है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल की बात मानने से मनाही करने लग गया, ठीक है, मतलब बात मानने नहीं लगा। तो अब इसके लिए अगला एक्ट लाया जाएगा, ठीक है, संसद में हर 10-10 साल में अभी एक अगला एक्ट आएगा। तो 1773 में आ चुका है, अब दूसरा जो एक्ट आएगा 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। 1784 में आ रहा है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसको समझिएगा, ठीक है, बढ़िया से। तो एक समस्या क्या किसके पास, गवर्नर जनरल। देखिए जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल, इसके पास समस्या ये आने लग गया, ठीक है। ये बात कहाँ रख रहे भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास रख रहे कि भाई मद्रास का, मुंबई का, मद्रास का जो गवर्नर है वो हमारी बात मान ही नहीं रहे, ये अपने क्षेत्र में अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो अब ये बात कहाँ पहुंची, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर से फिर ये बात वहां के राजा यानी कि जो इंग्लैंड के संसद में बात गई। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा, एक एक्ट फिर से बनाया जाएगा संसद में, ठीक है। यानी ये एक्ट कहाँ बन रहा है, ये सब समझ में आ रहा है ना, ये एक्ट कहाँ बन रहा है, लंदन में, ठीक है, लंदन के संसद में। तो ये नाम क्या होगा अगला एक्ट का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक से, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए अब क्या है, जो आपकी जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, अब जो इसका अब तक जो कार्य था क्या था, ट्रेड करना, ठीक है, इसका कार्य क्या था भाई, व्यापार करना। लेकिन अब इसके 2 कार्य हो चुके हैं, एक तो आपका ट्रेड करना है, दूसरा राजनीतिक कार्य भी अब इनको करना है ना। जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहां का जो गवर्नर जनरल है उनके क्या है भाई, अब 2 कार्य हैं। इनके लिए क्या किया गया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में एक कार्यकारिणी परिषद बनाया गया, ठीक है। और इस कार्यकारिणी परिषद के अनुसार ही ये गवर्नर जनरल कोई भी कानून करेगा। और मद्रास और मुंबई का जो गवर्नर है वो इसके अधीन रह करके ही कोई कार्य करेगा, उसका भी अपना कार्यकारिणी परिषद है। लेकिन मद्रास और मुंबई का जो गवर्नर है इसकी बातें नहीं मान रहा था। देखिए नहीं मानने के पीछे का रीजन है, जो यहाँ का गवर्नर जनरल है, अच्छा इसको जो चुन करके भेज कौन रहा था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो भेज रहा था, है ना। यानी कि सिंपल सी बात कहा जाए तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। और इधर जो मद्रास और जो मुंबई का जो गवर्नर है वो इनके बात नहीं मानने लगे। इसके पीछे का रीजन ये था कि जो भ्रष्टाचार जो कंपनी में थी, यानी खास करके बंगाल के गवर्नर जो भ्रष्टाचार कर रही थी उसको समाप्त करने के लिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिसके अधीन एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया।
उसके बावजूद भी यहाँ ये देखा गया कि ये जो गवर्नर जनरल है मिल करके, यानी कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत अधिक तक है, कुछ लिमिटेशन हुई है लेकिन ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। और इसी कारण जो मद्रास का गवर्नर है और जो मुंबई का गवर्नर है वो इनका बात मानने से इनकार कर दिया, ठीक। और ये सारी की सारी जो प्रॉफिट, ठीक है, जो क्योंकि देखिए इनका कार्य था ट्रेड करना, लेकिन राजनीतिक कार्य अभी तक जो इंग्लैंड के जो राजा हैं इनसे करवा रहे हैं और इनको ही कह रहे हैं कि अपने हिसाब से कानून बनाइए। तो भाई जो आम लोग जो थे भारत के, उनके जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने लगे, ठीक है। एक तरह से इनके ऊपर तानाशाही, निरंकुशता जैसी इनके ऊपर कोई भी टैक्स लगा दे रहे, कर लगा दे रहे, नियम बना दे रहे हैं और टैक्स की वसूली कर रहे हैं। और इस प्रकार से राजा जो है इंग्लैंड के, ये जब देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि भाई अगर यही चीजें इस प्रकार से चलती रहे तो जो जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ये क्या होगा, अपने हाथ से बहुत ही अनकंट्रोल हो जाएगी। मतलब वहां का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर है फुल पावरफुल हो जाएगी। और जब फुल पावरफुल में अगर आ जाएगी, अगर भारत के अकॉर्डिंग ट्रेड और राजनीतिक क्षेत्र में, तो ये तो फिर हमारा बात ही नहीं मानेगी। और हमारा बात मानेगी नहीं भाई तो ये स्वतंत्र पूर्वक कोई भी नियम, कोई भी कानून बना करके कार्य करेगी। इसीलिए इस एक्ट में सबसे पहला निर्णय, यानी राजा ने यह निर्णय लिया, यानी कि उसको संसद में रखा गया, संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। और इस एक्ट में पहला बात यह रखा गया कि पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इसका जो ट्रेड है और इसकी जो राजनीतिक कार्य है इसको क्या किया गया, अलग किया गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि भाई आप जो ट्रेड कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, आपकी जो कार्यकारिणी परिषद है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आपको एक अधिकार इसी के लिए दिया गया था, आप वैसे ही ट्रेड करिए, आपको जैसे नियम बनाना है वैसे नियम बना करके आप ट्रेड करेंगे। लेकिन अब जो आप राजनीतिक कार्य करेंगे तो आप ही, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेंगे। लेकिन अब ये करेंगे कैसे, इसके लिए लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा 6 सदस्य की, ठीक है। और ये 6 सदस्य को कौन चुनेगा, राजा, यानी कि ब्रिटेन के संसद से चुन करके यहां पर भेजे जाएंगे 6 सदस्य को। इसका काम क्या होगा कि भारत में कैसे शासन, यानी कि राजनीतिक कार्य करनी है, वो कानून बना करके भेजेंगे। और उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है। समझिए मेरे भाई, ट्रेड का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आपके पास एक अधिकार है, मोनोपोली है, आपकी कार्यकारिणी परिषद है 4 सदस्य की टीम की, उसके अनुसार आप अपना कानून बनाइए और क्या करिए भाई, ट्रेड करिए, सामान बेचिए। लेकिन जो राजनीतिक कार्य अभी तक आप कर रहे थे इसी कार्यकारिणी परिषद के अकॉर्डिंग नियम बना करके, अब आप राजनीतिक कार्य कैसे करेंगे तो आपसे ही हम करवाएंगे, है ना। हम नहीं जा रहे हैं, हमारी कोई टीम नहीं जा रही, आप ही करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी यही करेगी, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल ही करेगा। लेकिन अब इसके लिए लंदन में एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रक मंडल, 6 सदस्य। और ये 6 सदस्य कौन चुन के भेजेगा, राजा, यानी कि संसद से, इंग्लैंड की संसद भेजेंगे। और ये कानून बनाएंगे कैसे राजनीतिक व्यवस्था चलानी है भारत में, बंगाल क्षेत्र में, उसके अधीन आपको गवर्नर जनरल को कार्य करना। और साथ के साथ इस एक्ट में यह भी कहा गया कि ये जो 4 कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्य थे व्यापार के लिए, अब ये चारों की नियुक्ति जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं करेगा बल्कि राजा के आदेश से ही, यानी कि संसद, लंदन में जो संसद है वो चुन करके यहां पर इनको भेजेगी। और इस एक्ट में यह बात कहा गया कि अगर बंगाल का जो गवर्नर जनरल, अगर उनकी बात मद्रास के गवर्नर या फिर मुंबई के गवर्नर अगर नहीं मानते हैं तो आप इसकी जानकारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर दीजिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वहां के गवर्नर को क्या करेंगे, बर्खास्त करेंगे, इस्तीफा कर देंगे, उन दिलवा करके नई नियुक्ति यहां पर करवाएंगे। देखिए समझ में आया, पिट्स इंडिया एक्ट, थोड़ा समझना होगा पिट्स इंडिया एक्ट को। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या देखा गया, देखिए हुआ ये था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि जो कंपनी में भ्रष्टाचार थी उसको समाप्त करना। लेकिन हुआ यहाँ पे भ्रष्टाचार करने की जो कार्यकारिणी परिषद का गठन किया, 4 सदस्य टीम थी, यहाँ पे गवर्नर जनरल बनाया गया और इसको नियुक्ति करना किसको था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन यहाँ पे वो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुई, ठीक है। और अब इनके पास कार्य क्या है, ट्रेड करना और राजनीतिक व्यवस्था, यानी राजनीतिक कार्य भी। तो भारतीयों के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, किसी को भी राजा बना रहे हैं, और जिस तरह से टैक्स की वसूली कर रहा है, मतलब कि एक प्रकार से देखा यह जा रहा था कि जो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, बहुत ही पावरफुल ना हो जाए, ऐसा राजा को लग रहा है इंग्लैंड के।
तो फिर ये हमारी बात ही नहीं बनेगी। इसीलिए कहा गया कि ट्रेड का जो कार्य है यानी व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को क्या किया गया, अलग किया गया इस एक्ट के तहत से। कहा गया कि आप जैसे ट्रेड कर रहे हैं स्वतंत्रता पूर्वक ट्रेड करिए, आपके कार्यकारिणी परिषद जो 4 है अब इसको नियुक्त करके हम भेजेंगे, राजा भेजेंगे यानी संसद भेजेगी इंग्लैंड से। दूसरा, जो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, यानी राजनीतिक जो कार्य प्रशासन जो चलानी है उसके लिए इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल बनेगा, 6 सदस्य टीम, और इसको भी कौन चुनेगी, इंग्लैंड के संसद से चुन करके यहाँ पर इनको भेजा जाएगा। ये 6 सदस्य यहाँ पे बैठेंगे और ये जो कानून बनाएंगे वो कार्य किसको करना होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, मतलब मोटा मोटी सिंपल शब्दों में कहा जाए कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत से पहला कार्य यह हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो ट्रेड है और जो राजनीतिक कार्य उसको क्या किया गया, पहली बार अलग करने का कार्य किया गया। देखिए, अलग करने का मतलब ये समझिएगा कि नहीं कि क्योंकि ट्रेड कोई और कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है और राजनीतिक कार्य कोई और कर रही है, बिल्कुल नहीं भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी ही राजनीतिक कार्य भी कर रहे हैं भारत में, लेकिन तरीका बस ये हो गया कि ट्रेड आपको एक अधिकार है लेकिन राजनीतिक कार्य कैसे आप करेंगे। अब इसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इंग्लैंड में 6 सदस्य, अब ये जो कानून बनाएंगे उसके अधीन बस उस कानून को आपको इंप्लीमेंट करना। आप अपने अकॉर्डिंग जो अभी तक कर रहे थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद दोनों कार्य, वैसे आपको नहीं करना। और इस ट्रेड में भी आपके पास जो कार्यकारिणी परिषद में जो 4 लोग आते थे ना, उस 4 लोगों की भी नियुक्ति क्या होंगे भाई, हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल जो कहें राजा से या इंग्लैंड की संसद से कि भाई ये 4 सदस्य जो है ना हमें कोई कार्य करने नहीं देती, इसीलिए इनको क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को एक पावर दिया गया कि जो 4 सदस्य हैं, इसका डिमांड ही था गवर्नर जनरल की 4 से 3 सदस्य कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें कोई भी कार्य करने में थोड़ी आसानी होगी। इसलिए इनके पावर को थोड़ा बढ़ाया भी गया ट्रेड के रिलेशन में, समझिएगा, ट्रेड के लिए इनके गवर्नर जनरल जो बंगाल के, उनका पावर को थोड़ा बढ़ाया गया इस एक्ट के माध्यम से, और राजनीतिक कार्य को पूरी तरह से अलग कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो देखिए यहाँ पे एक और बोर्ड आ गया है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे अब एक आ गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल, समझ में आ रहा है। अब ये नियंत्रक मंडल का कार्य क्या है मेरे भाई, राजनीतिक कार्य को देखना, ठीक है, राजनीतिक कार्य को देखना, 6 सदस्य टीम होगी है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चलिए भाई, तो चलिए अगला और क्या 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 कार्य हुआ इसको भी देख लीजिएगा। अगला कार्य ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल की बात अगर मद्रास और मुंबई के गवर्नर नहीं मानेंगे तो क्या कर दिया जाएगा, उनको भाई वहां से बर्खास्त किया जाएगा। आप उसकी सूचना बस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दीजिए, वो उनको वहां से बर्खास्त करके नए बंगाल मुंबई और मद्रास के गवर्नर की नियुक्ति कर दी जाएगी। साथ के साथ कहा गया कि 4 सदस्य जो है कार्यकारिणी परिषद में उसको घटा के 3 कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल की पावर को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अब यहां तक चीजें हैं और साथ के साथ जस्ट इसके 2 साल बाद एक और संशोधन किया गया इसी एक्ट में, ठीक है, 1784 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 2 साल में इसमें एक्ट संशोधन किया गया। 1786 में कहा गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है भाई साहब, इसके पावर को थोड़ा और बढ़ाया गया। कहा गया कि इसको अब जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, क्योंकि मान लीजिए जो ये ट्रेड से रिलेटेड जो इनके 3 अधिकारी है कार्यकारिणी परिषद में और ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, तो ये जो चाह रहा था ये कुछ करने दे नहीं रहा। मान लीजिए कभी ये चाह रहा था कि ऐसा ट्रेड हो, लेकिन अब ये इस पे यहाँ पे बहुमत मिल नहीं रहा, 2 लोग बहुमत एक साथ हो जा रहे, इसके अगेंस्ट हो जा रहे हैं, तो इसीलिए अगर मान लीजिए बहुत नीड है ऐसी कानून बनाने के लिए तो इसलिए इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी 1786 के संशोधन एक्ट के तहत, ठीक है, इसी एक्ट में संशोधन किया गया था। तो इस समय कौन है, ये मांग किसने की थी अध्यादेश जारी करने की, उस समय बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ये सब सवाल पूछा गया मेरे भाई, बहुत अच्छे डेप्थ में जाकर के चीजों को करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से आपको क्या समझ में आया, यानी अब यहां से आपको यह समझ में आया कि जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ठीक है, इनका क्या है भाई, इनके पास जो मेन इनका जो काम था क्या, ट्रेड करना। लेकिन 1773 से आपने देखा कि अब क्या हो चुका है, मतलब इलाहाबाद संधि के बाद अब इसको ट्रेड के साथ साथ इसको राजनीतिक कार्य भी इनके हाथ में आ चुके थे। लेकिन अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में आपने देख लिया कि अब इसके पास क्या है, ट्रेड को अलग कर दिया गया और राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया, ठीक है। ट्रेड करिए आप खुद से, आपके पास जो 4 सदस्य से आपको 3 कार्यकारिणी परिषद कर दिए गए हैं और गवर्नर जनरल करिए, और राजनीतिक कार्य के लिए क्या कर दिया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की गठन कर दी गई, ठीक है, 6 सदस्य, और ये कहां से चुन के आएंगे, राजा चुन करके भेजेंगे, यानी कि संसद, मतलब राजा का आदेश होगा वैसा आप राजनीतिक कार्य करेंगे, समझिए, राजा का आदेश होगा, ठीक।
और राजा का आदेश से ही यहाँ पे चुन करके ये 3 लोग भी बैठेंगे, मतलब राजा का आदेश अब यहाँ से चलेगा। तो राजा का जो आदेश होगा, ठीक है, राजा का आदेश जो होता है उसको हमने क्या कहा भाई, चार्टर कहेंगे। तो अब जो होगा राजा का आदेश आएगा, ठीक है, राजा का आदेश के रूप में अब हम लोग अगला एक्ट को देखेंगे। इसलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। अभी आपने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आपने पढ़ा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अचानक से चार्टर में कैसे आ चुके, क्योंकि अब जो है ना इस राजा के आदेश से अब कंपनी क्या करेगी, ट्रेड राजनीतिक कार्य करेगी, और इसी राजा के आदेश से इस कार्यकारिणी परिषद में भी वो 3 व्यक्ति यानी कि वो जो 3 सदस्य बैठेंगे और उसके आधार पर ही गवर्नर जनरल कोई भी कार्य करेगा, यानी कि ट्रेड करेगा। ट्रेड पे इनको मोनोपोली है अभी, ठीक है, लेकिन इनके कार्य को अलग किया गया। चलिए पहले नोट्स में पढ़ लेते पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, तो और भी अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार 1781 का सेटलमेंट यानी कि संशोधनात्मक अधिनियम देख लीजिए क्या लिखा गया है, वैसा अगर पूछ लिया जाए तो देखिए क्या हुआ, समझ में सब आएगा। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग में सुधार के लिए, यानी कि जो 1773 का जो एक्ट आया, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था साहब, देखिए उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया था, ठीक है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में 2 साल के बाद संशोधन करके जो बंगाल का जो गवर्नर उसको क्या कर दिया गया, उसकी पावर को बढ़ाया गया, क्या दिया गया उनको, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति मतलब खुद चाहे अगर ऐसी स्थिति है तो वैसे कानून बना सकता है, ठीक है। बाकी अध्यादेश क्या होता है वो पॉलिटी में हमने आपको पढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़े। तो यही है, यहाँ लिखा गया कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें सुधार के लिए ये एक्ट लाया गया था 1781 में, ठीक है। क्योंकि देखिए ये एक्ट आया कब था, 1773 में। ये एक्ट आया था 10 साल के लिए। अगला जो एक्ट आता 1783 तक ये कानून चलता, अगला एक्ट आता 10 साल के बाद 1784 जो आपने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट। उससे पहले ही एक संशोधनात्मक एक्ट लाया गया, ठीक है। इस एक्ट को, इस संशोधन क्या किया गया 1773 में, इसमें यह कहा गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल को बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। थोड़ा सा पावर और बढ़ा दिया गया था कि जो बिहार क्षेत्र है, उड़ीसा, हालांकि बंगाल के अधीन ही ये सारे क्षेत्र, उसमें आपको अधिकार दे दिया गया है कानून बनाने का। और गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद 4 को न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने बताया था कि 1773 में क्या किया गया भाई, न्यायपालिका के लिए यानी न्यायिक कार्यों के लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा कलकत्ता में। जो न्याय सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय होगी वही फाइनल निर्णय होगी, अंतिम निर्णय होगी, वही संविधान, वही अभिलेख होगी। लेकिन इसमें संशोधन किया गया संशोधनात्मक अधिनियम के तहत कि जो कार्यकारी जो परिषद है, 4 लोगों की जो कार्यकारिणी परिषद है गवर्नर जनरल की, उसको न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त करा गया, ठीक है। मतलब वो न्यायपालिका के, मतलब ये कोई भी अगर ये डिसीजन लेती है, ठीक है, तो उसके डिसीजन को यहाँ न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जा सकता, इससे उसको मुक्त कर दिया गया, ठीक। इसी से देखिए क्या हुआ, जो वारेन हेस्टिंग है ना, इसका पावर का गलत इस्तेमाल करने लग गया। यही कारण, मेन रीजन है। इसी कारण मैंने आपको बताया कि जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया वो नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो संशोधनात्मक अधिनियम किया गया कि ये जो कार्यकारिणी परिषद है, कोई भी कानून बनाइए लेकिन उस कानून का भाई आप चुनौती नहीं दे सकते अब न्यायपालिका में, ठीक है। और इसी का गलत फायदा किसने उठाया, वारेन हेस्टिंग ने। और इस कारण ही, गलत फायदा उठाने के कारण बहुत लूटपाट किया इसने, ठीक। इस कारण ही इसने क्या किया, जो व्यापार करने का अधिकार है और जो राजनीतिक कार्य, उसको क्या किया गया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में मैंने समझाया कि क्या किया गया, अलग किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। उसी को एक बार रिवाइज कर देखिए। सबसे अल्पकालीन अधिनियम था, सबसे अल्पकालीन अधिनियम आपसे पूछा जाएगा कौन सा, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ही था। इसी एक्ट के तहत कंपनी से प्रशासन और व्यापार को देखिए अलग किया गया, ठीक है। यानी राजनीतिक यानी प्रशासन कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और व्यापार यानी कि ट्रेड से रिलेटेड जो कार्य को क्या किया, अलग किया गया। ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर लिया गया, सेपरेट कर दिया गया। ट्रेड कार्य के लिए क्या किया गया भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी ट्रेड करने के लिए कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा भाई, देखेगा सारा कुछ, यानी कि अभी कंपनी के हाथ में है पूरा एक अधिकार ट्रेड करने के लिए। लेकिन प्रशासनिक कार्य के लिए क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य। और ये 6 सदस्य कौन चुन करके भेजेगा, राजा। ये कहाँ होगा, लंदन में होगा। चलिए भाई, ये कोर्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ है, ब्रिटेन के राजा के अधीन होता था।
इसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के राजा करते थे, वही जो मैंने लिखा था, इंडिया में किस प्रकार से शासन करना है, एक्ट बनाना है, संधि करना है, ये सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। क्यों किया गया ये संशोधनात्मक एक्ट? अब आपको समझ में आ रहा है, मैंने नहीं बताया लेकिन अब आपको बता दिया भाई, क्योंकि जो कार्यकारिणी परिषद जो थी उसको इसलिए क्या किया गया कि जो न्यायपालिका है उसके अधीन जो वो है, अब क्या है भाई, अब आप नहीं रहेंगे, अब आप फुल्ली कोई भी एक्ट बनाइए, कोई भी संधि करिए, अब आपकी डिसीजन को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जा सकता। इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद सदस्यों की संख्या घटाकर कितना कर दिया गया? 4 से 3 कर दिया गया। याद करिए, मैंने बताया भी है। अब इसके बाद जो एक्ट आएगा वो चार्टर एक्ट से आएगा। वो क्यों आएगा चार्टर? क्योंकि अब राजा आदेश देगा। क्यों आदेश देगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो कोर्ट, जो आपको ट्रेड करने के लिए जो कार्यकारिणी परिषद जो 3 लोगों की है, उसकी भी नियुक्ति अब राजा करेगा। ठीक है, राजा का अधीन आ चुका है। और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करना है तो वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन होकर, और ये भी राजा के अधीन है। तो राजा के आदेश पे ही सारा कुछ होगा। तो अब जो यहाँ पर लिखा भी गया है चार्टर एक्ट से आएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासनिक कार्य की एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो राजनीतिक कार्य है उसमें आपका एकाधिकार नहीं रहेगा। अब ब्रिटेन में स्थित जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से इंडिया में शासन चलेगा, तो ब्रिटेन के राजा के आदेश देंगे, उसके तहत कानून लागू होगी। चार्टर मतलब आदेश। चलिए भाई, तो अगला आदेश हम लोग देख रहे हैं 10 साल के बाद आ रहा है 1793 में। अब देखिए, समझिए, देखिए जो चार्टर एक्ट का जो सिस्टम है कैसे चलेगा देखिएगा। अभी 1784 आपने देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपने देख लिया, फिर इसके 10 साल बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपने देख लिया। अब यहाँ से आदेश चलेगा 1710 साल के बाद अगला एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट आया। अब इसके बाद अगला आदेश जो आएगा 20-20 साल में, राजा 20-20 साल में गैप लेकर के आदेश देगा। 1793 के बाद 1813 में चार्टर एक्ट, ठीक है। फिर 20 साल के बाद 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, और फिर 20 साल के बाद 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। 20-20 साल के गैप में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है भाई। चलिए, तो चलिए पहला एक्ट देखते हैं, चार्टर एक्ट 1700, तीसरा एक्ट होगा ये 1793 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या एक्ट में क्या बातें बताई गई है, चार्टर यानी कि क्या आदेश दिया गया, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए 1793 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें सबसे पहली बात ये बोली गई कि जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको ट्रेड करने के लिए और 20 साल का क्या कर दिया जा रहा है, आपको मोनोपोली दिया जा रहा है, यानी कि एकाधिकार और दे दिया गया। मतलब अब अगले 20 साल तक फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया, राजा यानी इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड के संसद से बिल पास करके आया 1793 का चार्टर एक्ट, जिसमें कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भाई साहब, ठीक है, यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उनको कहा गया कि आप अगले 20 साल के लिए, ठीक है, भारत के साथ केवल आपको ही मोनोपोली फिर से दिया जा रहा है। ठीक, दूसरा बात, अच्छा राजनीतिक कार्य नहीं, राजनीतिक कार्य कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक बोर्ड जो है वो देखेगा। दूसरा इस एक्ट में यह प्रावधान रखा गया कि जो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आपका, ठीक है, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे, 24 सदस्य थे। इसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि जो नियंत्रक मंडल है, नियंत्रक मंडल है, कितने सदस्य हैं इसमें 6 सदस्य हैं। तो भाई इनको अभी तक जो सैलरी जो दी जा रही थी ना, ये सैलरी कहाँ से मिल रही थी, इंग्लैंड के खजाने से मिल रही थी। लेकिन अब इस एक्ट के बाद कहा गया कि अब इनको जो सैलरी दिया जाएगा भारत के संचित निधि से। कहाँ से दिया जाएगा, भारत के संचित निधि से। मतलब भाई भारत में भी शासन भी करिए और इनको सैलरी भी अब जो है भारत के खजाने से ही इनको संचित निधि से ही इनको अब सैलरी दी जाएगी। तो 2 मुख्य कार्य याद कर लेना है 1793 में। पहला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको 20 साल का और मोनोपोली मिल गया, एक अधिकार मिल गया ट्रेड करने का। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या प्रोपराइटर कह लीजिए या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसका मेन कार्य क्या है मेरे दोस्त, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का राजनीतिक कार्य देखना, राजनीतिक प्रशासन चलाना कि देश में भारत में कैसे शासन करना है, किसके राजा बनाना है, कौन सी संधि करनी है, कितनी टैक्स लगानी है। अब ये सारे 6 सदस्यों को सैलरी कहाँ से दी जाएगी भाई, भारत के खजाने से दी जाएगी, भारत के संचित निधि से दी जाएगी। ठीक है, 1793 के बाद अब जो है अगले 20 साल के बाद एक्ट आएगा। 1793 के बाद चौथा पॉइंट में अब हम लोग चौथे एक्ट में देखेंगे 20 साल के बाद, 1793 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट। अब देखिए क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो गया, 1813 से पहले जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी।
ठीक है, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। अब इस औद्योगिक क्रांति के कारण वहां के जो बिजनेसमैन है, ठीक है, राजा के ऊपर भाई दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि राजा यानी कि संसद के ऊपर दबाव डाल रहा है, क्योंकि संसद में जो चुन करके भेजे हैं वहां के एमपी को, कौन भेजे हैं भाई, वहां के इंग्लैंड के निवासी, इंग्लैंड के बिजनेसमैन लोग में पार्टिसिपेट, आपको यहाँ पे दबाव दिया जा रहा है कि ये जो मोनोपोली जो सिस्टम आपने बना रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, कि भारत के साथ केवल यही ट्रेड कर सकता है, भारत जाके केवल यही सामान बेच सकता है, इस चीज को, इस मोनोपोली को समाप्त करिए। और इंग्लैंड के क्योंकि अब इंग्लैंड में 1813 से पहले ही औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, तो इंग्लैंड के सारे बिजनेसमैन को, जितनी भी कंपनियां, उनको भारत के साथ ट्रेड करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे ही दबाव वहां पे बन रही है। और अगर नहीं मिलेगी तो फिर वहां की सरकार गिर जाएगी। तो सिस्टम भी सिंपल सी बात है भाई, कुर्सी बचाने के लिए सरकार कुछ ना कर दे। तो फाइनली इसी 1833 का जो चार्टर एक्ट आप देख रहे हैं, इस 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है, ठीक है, यानी कि जो एकाधिकार है, ठीक है, एकाधिकार को पहली बार यहाँ पे क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। यानी कि मोनोपोली को, एकाधिकार को समाप्त किया गया, पूर्ण रूप से नहीं। कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के साथ केवल चाय और चाइना में के साथ केवल यही, इसी दो चीज में इसके पास क्या रहेगी, एकाधिकार रहेगी, ठीक है। बाकी इंग्लैंड का कोई भी निवासी भारत के साथ क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए किस चार्टर एक्ट के तहत या किस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार समाप्त की गई, तो क्या बोलेंगे, 1833 का चार्टर एक्ट। अगर पूर्ण रूप से समाप्त किया गया शब्द पूछ लिया जाए तो पूर्ण रूप से नहीं था, अभी चाय और चाइना के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, ठीक है। इसी एक्ट में जो ईसाई मिशनरी जो थे, ठीक है, यानी कि ईसाई मिशनरी का कार्य क्या है भाई, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने ईसाई धर्म की खूबियों को बताना, आपको क्यों ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब इनको क्या किया गया, भारत भेजने की, यानी इनको अब परमिशन मिल गया कि जाइए भारत, ठीक है, और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का। तो पूछा जाता है किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियां भारत आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए। और इसी एक्ट के तहत पहली बार, ठीक है, 1 लाख रुपए, ठीक है, खर्च करने का, कहां पे, भारत में खर्च किया जाएगा, किस सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में खर्च करने का प्रावधान रखा गया। जैसे कि स्टार्टिंग में मदरसे में खर्च हुए हैं, उसके बाद संस्कृति शिक्षा में खर्च हुए हैं, लेकिन इसके बाद जब लॉर्ड मैकाले आए तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा में इस 1 लाख रुपए का खर्च करने का एक आयोग के तहत ये क्या कर, देखिए अब कैसे खर्च होगा, एक आयोग भी बनाते थे ये, और उस पर खर्च, उसके अकॉर्डिंग भारत में 1 लाख रुपए। तो पूछा जाएगा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में किस एक्ट के माध्यम से कितना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। मदरसे में खर्च हो रहे थे, संस्कृति शिक्षा में खर्च हो रहे थे, लेकिन जब लॉर्ड मैकाले आएंगे तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था, आएगा जब वो, तो क्या करेगा, अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर उन्होंने काफी बढ़ोतरी दिया। देखिए इसके पीछे भी रीजन है भाई, 1 लाख रुपए जो इन्होंने खर्च किए ना अंग्रेजी, इन्होंने कहा कि भाई इनको अंग्रेजी सिखाया जाए, ताकि ये जो कार्य है, मतलब जो ऊपर लेवल पे जो अधिकारी भारतीय होंगे, वो कार्य जब तक इनको अंग्रेजी नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, तो वो अपने कार्य के लिए ही, ठीक है। देखिए अब अलग अलग कार्य इतिहासकार हैं आपके जो लेखक हैं, अब 2 प्रकार के इतिहासकार के लेखक, मैं थोड़ा और डिटेल में चलता हूँ। देखिए इतिहासकार के जो लेखक है ना, 2 तरीके के, एक जो है अंग्रेज के पक्षधर हैं, ठीक है, मतलब जो अंग्रेज में जो हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा होगा बच्चों को, वहां के लेखक को अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, और एक है आपके प्राच्यवादी इतिहासकार, मतलब कि जो भारत के साइड में रह करके भारत के बारे बताइए, भारत की खूबियों के बारे जो बता रहे हैं, उसको वो हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप इस लेखक की किताब को अगर खरीद लिए भाई, तो फिर तो आप, मतलब कि आपके अंदर एक अलग सा चीज आ जाएगा भारत को लेकर के। अंग्रेजों के, यहाँ पे अंग्रेजों के बारे में लिखा गया है, अंग्रेज यहाँ किताब में ये लिख रहे हैं कि भारतीयों को पढ़ाई की, मतलब कि इतने, मतलब ये लोग थे, मतलब एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इतनी खराब थी, तो वहां पे हम लोगों ने 1 लाख रुपए सालाना प्रावधान रखा गया कि वहां पे शिक्षा व्यवस्था में खर्च की जाएगी। उनको अंग्रेजी की शब्द की ये तक की कुछ चीजों की जानकारी नहीं थी, तो हमने उनके अंग्रेजी सिस्टम को सुधार किया। अब यहाँ भारतीय लेखक क्या लिख रहे हैं कि अंग्रेज ने अपने कार्य को कराने के लिए हमारे ऊपर 1 लाख रुपए का खर्च किया शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि हम अंग्रेजी सीख सके और उनके कार्यों को कर सके। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी किताब, तो मार्केट में जाके किताब खरीद लेने से नहीं होता, पहले पता होना चाहिए कि आपको अपने अंदर क्या जानकारी लेनी है, अंग्रेजों के बारे या भारतीयों के। खैर ये सारी चीजें जब आप यूपीएससी जीपीएससी बीपीएससी के लिए करते हैं, उन सारी क्लासेस में मैं स्टार्टिंग इतिहास यहीं से करता हूँ कि भाई किताब कौन सी पढ़नी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक चीजें ठीक है, इतना कार्य समझ में आ गया। चलिए अब इसको एक बार नोट्स में पहले रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है,
तो चलिए यहाँ से चार्टर एक्ट स्टार्ट है। अब हर 20-20 साल में आपको चार्टर एक्ट आएगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों तक का क्या था, व्यापार करने का अधिकार था। 1793 में ये अधिकार मिला था ना जी, 20 वर्षों तक एक अधिकार मिल गया था। तो अब इसी एक्ट में आया कि अब भैया और 20 साल आप रहेंगे, तो अब यहाँ 20 साल तक अब इसको अधिकार मिल गया फिर से ट्रेड करने के लिए, ना कि राजनीतिक शासन देखने के लिए, ठीक है। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए भाई, इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों का वेतन जो है भारतीय राजस्व दिए जाने लगे। 21 अप्रैल 17, ये सब तो फैक्चुअल चीजें आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ आईसीएस कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए 1813 का चार्टर एक्ट में जो अभी मैंने बताया, इस एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का क्या हुआ, आगमन हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म परिवर्तन कराया गया। बहुत सारे भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड की जो मोनोपोली को समाप्त किया गया। केवल चाय और चीन के साथ कौन गया भाई, अभी एक अधिकार रह गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसी एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवंटित या फिर प्रावधान किया गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगला अब चार्टर एक्ट हम लोग देखेंगे। अगला अब हम लोग चार्टर एक्ट कब देखेंगे, 1793 में हो गया। अब इसके जस्ट 20 साल बाद 1813 में आपका आ गया चार्टर एक्ट। इसके 20 साल के बाद 1833 का चार्टर एक्ट अब हम लोग देखने वाले, ठीक है ना। 5वां एक्ट है ना, 1833 का चार्टर एक्ट। ध्यान से समझिएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। और इसके बाद एक और अंतिम एक्ट आएगा चार्टर एक्ट, जो होगा आपका 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए 1833 का चार्टर एक्ट जो आया, इसमें सबसे पहला जो काम किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो मोनोपोली था चाय और चाइना के लिए ट्रेड करने का, इसको भी समाप्त कर दिया गया। मतलब पूर्ण रूप से अगर आपसे पूछ लिया जाए, पूर्ण रूप से जो ट्रेड यानी व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो समाप्त किस एक्ट में हुआ, 1833 में। एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट में। पूर्ण रूप से 1833 के चार्टर में पहला कार्य, ठीक है। देखिए अब हो क्या गया कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल है, सॉरी बिल्कुल भारत के जो गवर्नर जनरल है, माफ करिएगा भारत के बोल रहा हूं, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है, इसने अपना क्षेत्र काफी अधिक विस्तार कर चुका था भारत में। इसीलिए जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, ठीक है, इसको इस एक्ट के तहत में क्या कहा गया कि भाई अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं, बल्कि अब आप कहे जाएंगे भारत का गवर्नर जनरल। तो पूछा जाता है किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्यों बनाया गया समझ में आ रहा कि नहीं, क्योंकि अब तक यानी 1833 आते आते ना भारत में बहुत अधिक क्षेत्रों में इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक क्षेत्र में विस्तार हो चुका था। इसलिए अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहना अच्छा नहीं था, उनको कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। और रही बात जब भारत का गवर्नर जनरल, और इधर आपका मुंबई में एक गवर्नर है, मद्रास में एक गवर्नर, उसका अपना कार्यकारिणी परिषद, इसका अपना कार्यकारिणी परिषद, ये कानून बना रहा है और ये कानून बना रहा है, यहाँ पे लागू किया जा रहा है मुंबई और मद्रास में। और यहाँ पे बोल रहे भाई भारत का गवर्नर जनरल है, और यहाँ पे फिर ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए बोला गया कि इसी एक्ट के तहत केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत की गई। समझिएगा इसका मतलब क्या है, केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत की गई। केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब ये था कि जो मद्रास का जो गवर्नर है भाई, अब इसको हटाया गया। मुंबई का जो गवर्नर उसको हटाएगा। अब ये कानून नहीं बनाएंगे। अब कानून कौन बनाएगा, जो भारत का गवर्नर जनरल है, वो पूरा भारत के लिए अब कानून बना रहा है, यानी पूरे मुंबई मद्रास ये सारे लोगों के लिए कानून बनाएगा। भारत के लिए बजट लाएगा, कितना बजट लाना है, किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको आयोग बनाने के भी अधिकार इस एक्ट में दिया गया। ठीक है, समझ में आया। तो केंद्रीकृत प्रशासन मतलब अब केंद्र में, यानी अब कोई मुंबई में मद्रास में कोई गवर्नर वगैरह नहीं होगा, उसको कोई कार्यकारिणी परिषद नहीं होगा, इस एक्ट के तहत कहा गया। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल की अब क्या होंगे भाई, मेन मुखिया अब बना दिए गए। ठीक है, तो क्या दो इंपॉर्टेंट, अच्छा एक और कार्य इसमें हुआ इस एक्ट के तहत, जो दास प्रथा थी उस इस एक्ट के तहत इसको क्या कहा गया, असंवैधानिक। लेकिन इसको खत्म कब किया गया, ठीक है याद रखिएगा, इसका अंत कब हुआ, 1894 में, माफ करिएगा 1843 में किया गया था ना जी। हाँ 1810 साल के बाद 1833 में ये एक्ट आया आपका, 1843 के बाद। ठीक है, 1843 में इस दास प्रथा को अंत किया गया। दास प्रथा का अंत किया गया किसके द्वारा, एलन बरो के द्वारा। नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा। देखिए दास प्रथा एक गलत है, गलत नियम है, असंवैधानिक। किस एक्ट के तहत बताया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ये अंत कब इसका हुआ, 1843 में। ठीक है, एलन बरो के द्वारा।
तो क्या क्या मैंने बताया, देखिए एक तो पहला पूरा रूप से एकाधिकार, पूर्ण रूप से एकाधिकार ट्रेड करने का ईस्ट इंडिया कंपनी का ये समाप्त हो चुका था 1833 का चार्टर एक्ट तक। मतलब अब इंग्लैंड का कोई भी कंपनी, कोई भी नागरिक भारत के साथ कोई भी क्षेत्र में जाके क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। चाय के साथ में भी, चाइना के साथ भी अब ट्रेड कर सकता है। अब कोई मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रह चुकी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा, अब मेनली अब इसको क्या किया जाना, अब इसको धीरे धीरे फोकस कराया जाएगा शासन करने के लिए, ठीक है, देखते चलिएगा। अब ये कहा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल, भाई अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं बल्कि भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। और जो मद्रास मुंबई के गवर्नर है उसके कार्यकारिणी परिषद को हटाया गया। ये अब कोई कानून नहीं बनाएंगे, अब ये कानून बनाएंगे पूरे भारत के लिए। भारत के लिए बजट तैयार करेंगे, किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है, नहीं समझ में आ रहा, आयोग का गठन करना, ये सब इसको पावर दे दिया गया। और इसी एक्ट के तहत दास प्रथा को असंवैधानिक ठहराया गया और 1843 में इसका अंत हुआ एलन बरो के द्वारा। अब जस्ट इसके 20 साल के बाद अगला एक्ट आएगा 1833 के बाद 20 साल क्या होगा 1853 में, ठीक है। तो चलिए अगला एक्ट देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। और ये अंतिम एक्ट है, पूछा जाएगा अगर अंतिम एक्ट कौन, अंतिम चार्टर एक्ट, तो भाई यही 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें पहला प्रावधान क्या दिया गया, ध्यान से समझिए। देखिए अभी तक जो भारतीय जो नौकरी कर रहे थे वो अनुशंसा, मतलब कि आपके राय मतलब आप किसी के पैरवी के थ्रू आ रहे थे, नौकरी कर रहे थे भारतीय, ठीक है ना। लेकिन पहली बार इस एक्ट में कहा गया कि जो भी अब बहाली होगी प्रतियोगिता परीक्षा के थ्रू, ठीक है। तो पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का आधार इसी एक्ट में रखा गया, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भारतीय जो है भारत में क्या होगा, नौकरी की बहाली की शुरुआत की गई। मान लीजिए कोई अंग्रेज ही चाहे तो अंग्रेज के थोड़ा सा पैरवी मिल गया तो उनको नौकरी मिल जाए, तो ऐसा अब नहीं रहा। अब इस एक्ट के तहत या कोई भारतीय ही किसी भी गवर्नर का थोड़ा सा काम कर दिए, इलीगल कार्य ही कर दिए और उनको नौकरी में रख दिया जाता था। लेकिन अब जो है भारत में नौकरी के लिए कोई भी बहाली होगी अब, ठीक है, उसके लिए पहले आपको प्रतियोगिता परीक्षा देनी होगी, ठीक है। अब इसी एक्ट में एक नया सिस्टम बन करके आ रहा है, समझिएगा इस सिस्टम को। विधान परिषद, मतलब अब जो नया नियम बन के आ रहा है, एक नया नियम बन के आ रहा है, विधान परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। समझिएगा विधान परिषद का सिस्टम कंसेप्ट यहीं से आया, ठीक। देखिए एक विधान परिषद होगा, ठीक। देखिए गवर्नर जनरल जो है आपका और इसका जो कार्यकारिणी परिषद है वो अलग है, 3 सदस्य जो इसके हैं वो अलग है। ये कार्य क्या कर रहे हैं, ट्रेड देख रहे हैं, ठीक है। अभी आप ट्रेड करिए, अब आपका मोनोपोली नहीं रह गया, लेकिन आप ट्रेड करते रहिए और भी कंपनी आके आप ट्रेड करिए। लेकिन ये विधान परिषद किस लिए भाई, भारत में शासन करने के लिए, राजनीतिक शासन के लिए विधान परिषद का गठन किया गया है। 12 सदस्य इसमें होंगे, ठीक है। कितने सदस्य होंगे विधान परिषद में, 12 सदस्य होंगे। और ये लोग मिलके क्या करेंगे भाई, कानून बनाएंगे। क्या करेंगे ये लोग मिलकर के, कानून बनाएंगे कि किस प्रकार भारत में शासन करना है, ठीक है। और ये कानून कहाँ आएगा, इस गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में। और ये कार्यकारिणी परिषद इसको बताएगा यहाँ पे, इसको इस कानून को क्या करना है, लागू करना है। क्योंकि राजनीतिक कार्य कौन कर रहा है, गवर्नर जनरल से ही कराया जा रहा है। अभी बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन चुका है, भारत का गवर्नर जनरल। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ मेन पॉइंट पहले मैं आपको बता दूं, पहले क्या होगा, इसमें प्रतियोगिता परीक्षा का गठन किया गया, एक नया सिस्टम विधान परिषद का गठन किया गया कि इसमें 12 सदस्य होंगे। और ये विधान परिषद कहाँ, लंदन में है। और ये कानून बना करके भेजा कि भारत में शासन कैसे करना। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, हाँ, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना रहा था, अब उसके जगह में आ चुका है विधान परिषद। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी है, लेकिन अब विधान परिषद का एक सिस्टम बन चुका है जिसमें 12 सदस्य होंगे और वो कानून बनाएंगे। और उस कानून को पहले कहाँ लाया जाएगा, इस कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद। और वो यहाँ पे भेजेगा गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल उस थ्रू क्या करेगा भाई, कानून को, शासन व्यवस्था करेगा, राजनीतिक कार्य को करेगा। और अपना ट्रेड तो करेगा ही इसके ही आदेश से, ठीक है। चलिए इसको एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। चार्टर एक्ट होता है समाप्त इसीलिए। चलिए 1833 का चार्टर एक्ट में क्या लिखा, देखिए 1800 तक ऑलमोस्ट पूरे भारत में अंग्रेजों ने एकाधिकार हो चुका था, ठीक है। अंग्रेजों का एकाधिकार हो चुका था। अब एक जगह से पूरे भारत में शासन किया जाएगा, ठीक है। केंद्रीकृत प्रणाली जो मैंने बोला, इसी एक्ट में कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। और जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे, यही, माफ करिएगा, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा ये, ठीक है ना, ठीक कर लेंगे इसको। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कार्य नहीं करना है इस एक्ट के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी व्यापारिक अधिकार क्या हो चुका, ट्रेड एक्ट पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है।
इस एक्ट के तहत इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है भारत की। हिंदी बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनी? हिंदी 14 सितंबर 1949 को हिंदी डे मनाया जाता है, नेशनल हिंदी डे। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 26 जनवरी 1965 से हिंदी हमारी राजभाषा बनी। 1949 से हम इसकी क्या हो गई, घोषणा की गई थी। ठीक है, तो देखिए घोषणा कब हुई? 1949 में। और कब बनी है भाई? 1965 में। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत में इंग्लिश को जब बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हिंदी के बारे में पूरी जानकारी मैंने यहाँ दे डाली है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो चुका था? 1833 के चार्टर एक्ट में पूरी तरह से क्या हो चुका था भाई? जो मोनोपोली सिस्टम खत्म हो चुकी है इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब ये ट्रेड राइट खत्म हो चुका है। कोई भी कंपनी भारत में आके क्या कर सकता है भाई? ट्रेड कर सकता है। अगला एक्ट आया 20 साल के बाद 1853 का चार्टर एक्ट। लॉर्ड डलहौजी है भारत के गवर्नर जनरल इस समय, या अंतिम चार्टर एक्ट था। इस अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन, कार्यपालिका और विधायिका को अलग कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन और विधायिका को अलग कर दिया गया। देखिए अलग कर दिया गया मतलब इस तरह से समझिए कि जो विधायिका का नाम लिया जा रहा है ना, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि विधान परिषद का गठन किया जाएगा। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए जो गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, अब भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है, जो क्या कर रहा है भाई? ट्रेड कर रहा था और प्रशासनिक कार्य भी देख रहा था। कैसे देख रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से आदेश आता था। लेकिन इस एक्ट के बाद पहली बार कानून विधि बनाने के लिए भारत में विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने होते थे? 6 सदस्य। लेकिन अब विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें कितने होंगे भाई? 12 सदस्य होंगे। इसे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल या अखिल भारतीय विधान परिषद भी कहा जाता है, जिसमें 12 सदस्य होंगे। और इस 12 सदस्य के द्वारा भारत में कैसे कानून बनाना है, उसके लिए यह कानून बना के भेजा जाता था और भारत का गवर्नर जनरल उसको लागू करता था। ठीक है, देखिए इसके बाद 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई है। मैंने आपको बताया ही। ठीक है, प्रथम बार 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा ICS इंडियन सिविल सर्विस के लिए परीक्षा की शुरुआत की गई। 1853 से 1922 तक परीक्षा लंदन में कराए जाते थे। उसके बाद 1923 में भारत में ICS की परीक्षा शुरू की गई। क्लियर है? इस एक्ट में गवर्नर के साथ साथ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर पद भी बनाया गया। पूछा गया था ये भी क्वेश्चन, इसलिए मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। इस एक्ट में जो गवर्नर है ना, गवर्नर के साथ साथ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी पद बनाया गया। फर्स्ट इंडियन पूछा जाएगा जो क्वालिफाई किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सब फैक्चुअल स्टैटिक पार्ट है भाई। ठीक है, ये सब कंसेप्चुअली कुछ नहीं है। उसके बाद 4 ईयर लेटर अब इसी के बाद क्या हुआ? 1857 का विद्रोह। ठीक है, और ये विद्रोह आपको पता है, ये जो विद्रोह था एक कहां से? बंगाल के बैरकपुर, यानी कि जो छावनी है 34वें रेजिमेंट से शुरुआत होती है, फिर मेरठ से पूरे दिल्ली और मतलब नॉर्थ इंडिया में। और एक कहा जा रहा था कि एक ऐसा विद्रोह जो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन यहीं पे समाप्त हो जाती, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। और इसीलिए एक ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो पाए। ठीक है, यानी 1857 का जो विद्रोह आप देख रहे हैं, ऐसा विद्रोह ये दोबारा ना हो पाए, इसके लिए भारत में कैसे शासन चलाना है, ठीक है, उसके लिए अब एक अधिनियम बनाया जाएगा। तो अब कहा जाएगा कि भारत का शासन अधिनियम, मतलब ऐसा समझिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड करने का था, ये तो पूरा खत्म हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसने ही राजनीतिक कार्य नहीं स्टार्ट किया था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ, अब ये दोबारा ऐसा विद्रोह भारत में ना हो जाए भाई। ठीक है, क्योंकि अब इसको समझ में आ चुका था जो राजा है इंग्लैंड के, कि अब भारतीयों को भी क्या करना है भाई, जो अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था जो है, ठीक है ना, विधायिका या जो विधान परिषद, उसमें भी भारतीयों को अब हस्तक्षेप कराने की जरूरत है। ठीक है, कोई भी कानून जो बनाया जा रहा है, केवल हस्तक्षेप बैठाइए, वोट देने का अधिकार वगैरह नहीं देंगे, प्रश्न उसने पूछने देंगे, लेकिन उनको बैठाने का मतलब उनको धीरे धीरे अपने साथ में रखने का समय आ गया। अगर नहीं देंगे तो फिर हम बहुत अधिक दिनों तक यहाँ पर टिक नहीं सकते हैं। इसीलिए कैसा शासन हो कि हम भारत में किस प्रकार से शासन कर सके, इसलिए अगला जो एक्ट आएगा अगले साल ही 1858 में, नाम होगा भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चलिए इस एक्ट को भी हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं आज, भारत शासन अधिनियम। और इसके बाद का अगला एक्ट जो होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, पहले इसको खत्म करते। देखिए अब आप समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए कौन सा एक्ट होगा ये भाई? 7वां नंबर का होगा ये एक्ट। देखिए अब हुआ क्या है, 1853 का जो चार्टर एक्ट आपने देख लिया, इसके बाद आपको मैंने बताया 1857 का जो ये विद्रोह हुआ। अब इसके बाद ऐसा 1857 का विद्रोह जैसा घटना ना घटे भारत में, इसके लिए भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलानी है, इसलिए अगला जो एक्ट आएगा 1858 में, जस्ट अगले साल, भारत शासन अधिनियम के नाम से। ठीक है, भारत शासन यानी भारत में कैसे शासन करना है, इस नाम से एक्ट आ रहा है। ठीक, देखिए अब जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है,
ये अब इसका तो ट्रेड करने का अधिकार 1833 में ही खत्म हो चुका था। अभी ये राजनीतिक कार्य इससे करवा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंग्लैंड के राजा इसी से करवा रहे थे ना भाई। तो फाइनली अब क्या कर दिया गया, बोला गया और बोला गया भैया अब आप जो है भाई रिटायरमेंट लीजिए। इसको यहाँ से क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक कार्य जो इसको कराया जा रहा था इससे भी इसको समाप्त किया गया। ठीक है, यानी व्यापारिक पावर तो 1843 में ही समाप्त हो गया और राजनीतिक कार्य को भी समाप्त कर दिया गया इस 1858 के एक्ट के तहत, क्योंकि इसी कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। जो भारतीय राजाओं के मतलब उनके जो भारतीय जो राजा थे, आपने देखा था किस प्रकार से सुशासन के आधार पर कह लिया जाए या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधीन कर ले रहे थे राजाओं के, किसी के बेटे नहीं है तो दत्तक पुत्र लिए हैं तो वो उनका क्षेत्र नहीं रहेगा। तो अब 1857 का विद्रोह का मैंने आपको रीजन बताया था। खैर, तो वो इस प्रकार से अब घटना ना घटे, इसीलिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल पूरा समाप्त। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल ही समाप्त हो गया तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसका कोई काम है नहीं है भाई, उसको भी खत्म। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो है उसको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो पूरी तरह से यहाँ पे पूछा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कानून बना करके भेज रहा था यहाँ पे भारत में, और जिसको लागू कर रहा था कौन, गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था गवर्नर जनरल। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये सब चीज खत्म, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ट्रेड करने का राइट तो खत्म हो गया था, इससे केवल राजनीतिक कार्य किया जाता, लेकिन अब इस एक्ट के तहत इसका भी कार्य समाप्त किया गया। अब डायरेक्ट कहा गया कि इंग्लैंड के जो राजा है डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, भारत पे कंट्रोल करेगा, भारत पे शासन करेगा। यानी कि इंग्लैंड के जो राजा हैं उनके प्रतिनिधि डायरेक्ट, ठीक है, उनके प्रतिनिधि मतलब उनके कोई मंत्री, तो उसके जगह पे कोई आएगा, यानी कि वाइसरॉय अब कहलाया जाएगा। जो गवर्नर जनरल है ना, वाइसरॉय। तो देखिए वाइसरॉय मतलब क्या होता है, रॉय। रॉय मतलब कोई रॉयल फैमिली, वाइस मतलब किसी का स्थान पर। तो जो राजा रानी का एक रॉयल फैमिली है और उसके स्थान पर, इसलिए बोला जाता है वाइसरॉय। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से भारत का वाइसरॉय मतलब कि इंग्लैंड का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, इंग्लैंड के राजा का कोई प्रतिनिधित्व तो डायरेक्ट यहाँ पे अब क्या कर रहा होगा भाई, देखभाल, राजनीतिक शासन प्रणाली चला रहा होगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया गया कि देखिए अब जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, अब वो क्या कहलाएगा, भारत का वाइसराय कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, भारत का वो वाइसराय कहलाएगा। मतलब इंग्लैंड के राजा का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व अब यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, इसमें कहा किया गया कि इंग्लैंड के जो संसद है, ठीक, इंग्लैंड के संसद से एक कोई मतलब कोई मंत्री जो है, ठीक है, कोई मंत्री, उस मंत्री को एक चयन किया जाएगा जिसको कहा जाएगा भारत सचिव बनाया जाएगा। जिसको क्या बनाया जाएगा, भारत सचिव बनाएगा। देखिए भारत सचिव कौन बन रहा है, जो इंग्लैंड के संसद में कोई मंत्री है, ठीक, और इस भारत सचिव का अपना एक परिषद होगा जिसको कहा जाएगा भारतीय परिषद। भारतीय परिषद कहा जाएगा, जिसमें 15 सदस्य होगा, और ये जो वाइसराय होंगे वो भी इस भारतीय परिषद का ही सदस्य, यानी कि इस 15 में से किसी एक को वाइसराय बनाया जाएगा। क्योंकि वाइसराय मतलब क्या, इंग्लैंड के राजा का प्रतिनिधि। इंग्लैंड के राजा का प्रतिनिधि मतलब कौन है भाई, इंग्लैंड का कोई संसद का कोई एक मंत्री होगा, और मंत्री मतलब भारत सचिव कौन है, इंग्लैंड का ही एक मंत्री है, और उसके अधीन क्या, एक भारत परिषद, भारतीय परिषद होंगे जिसमें 15 सदस्य होंगे, और ये 15 सदस्य कौन होंगे, इंग्लैंड के सांसद होंगे, कोई ना कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे इसमें। ठीक है, और अब ये क्या करेंगे भाई, कानून बनाएंगे। ठीक है, ये जो 15 सदस्य की जो टीम है, और इसका हेड कौन है, इसका हेड भारत सचिव है। समझिए मेरे भाई, यहाँ हो क्या रहा, जो भारत का जो गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा, भारत का वाइसराय। वाइसराय मतलब इंग्लैंड के जो राजा का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व कहलाते हैं वाइसराय। अब इसके लिए क्या किया गया कि इंग्लैंड के जो संसद में जो भी कोई एक एमपी है उसको क्या बनाया जाएगा, भारत का सचिव चुना जाएगा। ठीक है, भारत के सचिव जो होंगे ये कहाँ पे होगा, ये होगा आपके इंग्लैंड में ही, ये लंदन में ही बैठेंगे। ठीक है, कहाँ बैठेंगे मेरे भाई, ये लंदन में ही बैठेंगे, और इनका एक भारतीय परिषद होगी जिसमें कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे, और भारत परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, ये भारत सचिव होगा। और ये भारत परिषद का काम क्या है, कानून बनाना, कि किस प्रकार से भाई भारत में शासन प्रणाली चलेगा, और वो कानून बना के भारत सचिव को भेजेगा, इसका सिग्नेचर होगा और उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा भारत में। ठीक है, इसीलिए अब जो भी कानून आएगा 1858 के बाद उसका नाम रहेगा भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, जो भारत के वाइसराय बनेंगे, अब इसका क्या बनेगा, अब यहाँ से भारत का वाइसराय का सिस्टम चलेगा। ठीक है, और भारत का वाइसराय इसी का सदस्य ही होगा। तो अगला जो एक्ट आप पढ़ेंगे, अगला एक्ट जो आप पढ़ेंगे जस्ट इसके 30 साल के बाद ही आएगा, 1861 में भारत परिषद अधिनियम। क्यों, समझ में अब आ रहा ना, भारत परिषद अधिनियम क्यों भाई,
क्योंकि अब यहाँ से कानून बन के आ रहा है और इस पर सिग्नेचर भारत सचिव कर रहा है। और ये भारत परिषद और भारतीय सचिव समझ में आ रहा है ना, इंग्लैंड का ही कोई एक सांसद होगा और ये भारतीय परिषद इसके लिए काम करेगी। ये होगा इंग्लैंड में, ये भारतीय परिषद होंगे भारत में कि कैसे कानून बनाना है, और इसमें 15 सदस्य होंगे और इसी का सदस्य कौन होगा, वाइसराय होगा। वाइसराय कौन होगा, इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधित्व होंगे। ठीक, 1861 में पहला कार्य क्या किया गया, जो केंद्रीकृत कार्य जो शासन प्रणाली लाया गया तो उसको खत्म किया गया और फिर से विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण मतलब ये कि जिस प्रकार से मद्रास, मुंबई में जो गवर्नर थे और उसकी अपनी कार्यकारिणी परिषद थी, उसी प्रकार से फिर से लागू किया गया कि यहाँ पे गवर्नर होगा, यहाँ पे इसका कार्यकारिणी परिषद होगा और वो स्वतंत्र रूप से अपने स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से क्या होंगे भाई, कानून बना सकते हैं। क्योंकि यही क्या किया गया था, केंद्र, इसी को खत्म किया गया था और इसी को खत्म करने के कारण ही जिस प्रकार से भ्रष्टाचार भारत में बढ़ी और 1857 जैसा बड़ा विद्रोह हुआ, इसीलिए इसी प्रकार इसमें एक्ट में एक ये बात कहा गया कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, मतलब ये जो 15 सदस्य आप जो देख रहे हैं ना, माफ करिएगा, ये जो 15 सदस्य हैं तो है ही, साथ के साथ ये जो वायसराय की अपनी एक कार्यकारिणी परिषद भी होगी। जिस प्रकार गवर्नर जनरल था, कितना था, 4 सदस्य थे, इसको बोला गया इस एक्ट में 1 सदस्य और बढ़ा दिया जाएगा, 5 सदस्य होंगे और ये 5वां सदस्य कौन होगा, कोई भारतीय होंगे। कौन होगा भाई, कोई भारतीय होगा। यानी ये भारतीयों पहली, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसमें क्या किया था, जो भारतीय थे, जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे, उसने अपनी सदस्यता त्याग दी थी। ये वही थे शंकर नायर जी, ठीक है, जिन्होंने अपनी सदस्यता त्याग दी थी। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, कि जो वायसराय है, वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद था जो 4 लोगों की, ठीक है, देखिए वायसराय कौन है, ये इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि है, ये कोई मंत्री है इंग्लैंड के संसद में। इसका अब ये यहाँ पे क्या, एक भारत सचिव है, भारत सचिव का कार्य, भारतीय परिषद 15 सदस्य, उसका ये सदस्य है और इसका भी अपना एक कार्यकारिणी परिषद था जिसकी संख्या 4 से 5 कर दी गई और ये 5वां जो सदस्य होगा वो कौन होगा, एक भारतीय होगा। ठीक है, और ये भारतीय कैसे होंगे भाई, कोई चुनाव नहीं होता था, इसके वहां के जो राजा, इंग्लैंड के जो राजा रानी जिसको लगता था या जो उनके कांटेक्ट में रहते तो उनको मनोनीत करके यहाँ पर भेजते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इनको कोई भी चीज में वोट करने, मान लीजिए कोई भी यहाँ पर डिस्कशन चल रहा तो बस ये डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट देने का अधिकार नहीं था। यही 4 लोगों का वोटिंग यहाँ पे होता था। ठीक है, अब इसके बाद 1861 के बाद अगला जो एक्ट आएगा 1892 का भारत शासन अधिनियम, सॉरी भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि अब वहां से अधिनियम बन के आ रहा, भारत परिषद से बन के आ रहा, भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट में सबसे पहला काम किया गया कि जो कार्यकारिणी परिषद जो था, ठीक है, पहली बार जो कार्यकारिणी परिषद को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूछना जाता है। यानी ये जो 5वां जो व्यक्ति है ना, ये जो भारतीय हैं, ठीक है, इसको अब प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, जो बजट पेश किया जाएगा उस बजट में भी भाग लेने का अधिकार दे दिया गया भारतीयों को, लेकिन वोटिंग देने का अधिकार अभी तक नहीं मिला था। तो ये 2 पॉइंट यहां तक याद रखना। अब इसको नोट्स में मैं आपको रिवाइज करा दूं क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें चीज नहीं था, बस समझाना मेरा मकसद था इसमें। बाकी नोट्स में तो वो सारी चीजें लिखी हुई। देखिए 1857 के बाद जो एक्ट आ रहा भारत सरकार अधिनियम, इस एक्ट के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था, पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो चुका है। अब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की रानी भारत पे क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो सबसे पहले ये सब जितने भी बोर्ड थे ये सारे खत्म हो गए। एक नया पद बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव। ये मैंने बताया ये कौन है भाई, ब्रिटेन के संसद के कोई एक मंत्री होते थे। इसी एक्ट के तहत में कितने सदस्य, 15 सदस्य होते थे, ये सब मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, अब वाइसराय का सिस्टम चलेगा, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट और अंतिम, ये सब खैर आगे पढ़ेंगे हम लोग, गवर्नर जनरल बता भी चुके हैं। इसके बाद 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, भारत का परिषद अधिनियम। जितने भी एक्ट आएंगे भारत के परिषद अधिनियम के नाम से, क्योंकि भारत का परिषद अब एक्ट बना करके भेज रहा। इस कानून के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की संख्या कितनी की गई, 4 से 5 करेगी और 5वां कौन होगा, भारतीय होगा। इस एक्ट में पहली बार भारतीयों को विधायिका में शामिल होने की हिस्सा मिलती है तथा अंग्रेजी नहीं चाहते थे कि 1857 जैसा विद्रोह हो, लेकिन भारतीयों को मत देने का अधिकार नहीं था। मतलब मैंने कहा ना कि अब अगला ऐसा 1857 जैसा विद्रोह ना, इसलिए भारतीयों को भी क्या किया गया, विधायिका में शामिल किया गया, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं था अभी तक। इस एक्ट के द्वारा सत्ता का फिर से विकेंद्रीकरण किया गया। मैंने बताया मद्रास और मुंबई को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था वहां के गवर्नर को। इस एक्ट के तहत 1862 में पोर्टफोलियो सिस्टम की, यानी पोर्टफोलियो प्रणाली के से मतलब भारत का विभागीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट। ये पूछता है क्वेश्चन, ये करने वाले भारत के तत्कालिक वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। यहीं से कैबिनेट मंत्रिमंडल की जो बात होती है ना, यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो पहली बार मंत्रिमंडल की यहीं से लॉर्ड कैनिंग ने इस सिस्टम से स्टार्ट की थी।
1861 या 62 में 3 हाई कोर्ट कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना की गई थी। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था, ये सब फैक्ट है भाई। 1860 में आईपीसी एक्ट आया था आपका, और 1885 में इंडियन नेशनल, ये सब तो पॉइंट याद रखना है। इसी एक्ट से वायसराय का ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान, देखिए यहाँ पे वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी, और वहां मैंने आपको क्या बताया था, गवर्नर जनरल को 1784 पीट्स इंडिया के एक्ट के जस्ट 2 साल के बाद 1786 संशोधन जो एक्ट किया गया, और बंगाल के जो गवर्नर जनरल को क्या किया गया था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तो वायसराय है या फिर गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, यह ध्यान रखना आपको। अगला जो एक्ट आएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम के नाम से आएगा। इस एक्ट के द्वारा पहली बार क्या किया, भारतीयों को बजट में बहस करने का अधिकार मिल गया था, मत देने का लेकिन अधिकार नहीं था। फर्स्ट इंडियन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन, ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी अधिनियम में विधान परिषद भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया, 16 सदस्य निर्धारित किया गया। देखिए जो विधान परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया था, 15 से 16 सदस्य कर दिए गए थे, ठीक है। इस एक्ट में भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार इस एक्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी इस एक्ट में यह प्रस्ताव लाया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार इस एक्ट के तहत लाया गया था, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला एक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मॉडल मिंटो रिफॉर्म, यानी कि 1909 का एक्ट बच चुका है, 1919 बच चुका है, और 1935, 3 एक्ट बच रहे हैं अब आपके, और ये हो जाएगा एक्ट वाला चैप्टर भी समाप्त। बहुत लंबा चल चुका है वीडियो, इसीलिए इसको यहाँ पे समाप्त करना होगा, ठीक है भाई। चलिए बाकी ये नोट्स तो आपके पास है ही, पढ़ भी लेंगे, और मैंने पूरा कंसेप्ट देने की कोशिश की, ठीक है। हर एक चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की ताकि समझ पाए भाई कैसे चीज़ें चल रही है, क्या आ रहा नहीं आ रहा, बस रटे जा रहा है, वैसे होगा नहीं भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।